Hello friends, welcome to the digital era. Now we are going to start a new chapter, bills of exchange. So very first thing, what is bills of exchange? And second thing, what is the use of bills of exchange in the accounting procedure? Because हम लोग एक बहुत छोटे लेवल पे जब हम सोचते हैं, हमने 11th देखा है अकाउंटिंग में सोल ट्रेडिंग कंसर्न आ रहा है, जहां पर एक सिंगल पर्सन आ रहा है, सिंगल पर्सन बिजनेस कर रहा है। तो सिंगल पर्सन जब बिजनेस कर रहा है, कैश में बिजनेस करेगा, कैश रिसीव करेगा, वही कैश उसको बैंक में डिपॉजिट करना है और एल्स नहीं डिपॉजिट करना है तो उसी कैश को अपने सप्लायर को देगा। सो बैंक का भी यूज मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता था। हम 12th में आ गए, हमने देखा पार्टनरशिप फर्म आ गए। पार्टनरशिप फर्म है, वहां पर भी पार्टनर्स है, पार्टनर्स बिजनेस कर रहे, तो अगर 100 रुपए बिजनेस में इनकम हो रही, प्रॉफिट पार्ट हो रहा है, तो वहां पे 4 पार्टनर है, 3 पार्टनर है, उनके यहाँ पर प्रॉफिट डिवाइड करना है। एट द सेम टाइम वी हैव टू पे एक्सपेंसेस फॉर द बिजनेसेस, सप्लायर्स को रॉ मटेरियल का अमाउंट पे करना है, ऑफिस मेंटेनेंस चार्जेस होते हैं, सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, ऐसी बहुत सारी एक्सपेंसेस है, वो सारी चीजें पेड करनी होती है। तो सारी चीजें पेड करने के बाद उतना सरप्लस कैश ही नहीं होता कि हम ज्यादा ट्रांजेक्शन कर पाए क्रेडिट साइड में। ठीक है, तो वही इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं आपको बता रहा हूँ चैप्टर्स में कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज की जरूरत क्यों आती है मार्केट में और बिल्स ऑफ एक्सचेंज है क्या। वेरी फर्स्ट थिंग, जब भी हम लोग बिजनेस करते हैं, हम क्या करते हैं, 2 तरीके के ट्रांजेक्शन से बिजनेस स्टार्ट करते हैं। एक होता है कैश ट्रांजेक्शन, सेकंड थिंग क्रेडिट ट्रांजेक्शन। जब हम लोग किसी को मटेरियल सेल भी कर रहे हैं, मींस इफ वी आर डूइंग सेल्स, इफ वी आर मेकिंग परचेस, एट द बोथ द टाइम क्या होता है, हो सकता है हम लोग कैश में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं या क्रेडिट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। तो कैश में ट्रांजेक्शन में क्या होता है, जब भी पार्टीज, जो 2 पार्टीज है, बायर एंड सेलर, सो हम हो सकते हैं कि हम एज अ फर्म या तो बायर है या तो सेलर है। तो हो सकता है जहां पर कैश ट्रांजेक्शन हो रहा है वहां पर उन पार्टीज के रिलेशंस कितने हैं, एट द सेम टाइम सिर्फ जब तक उन्होंने परचेस किया, पेमेंट किया, दैट्स इट। यहां पर जब हम लोग सेल कर रहे हैं क्रेडिट में, तो जब तक हमने माल सेल किया और कैश में सेल किया है, माल सेल किया, सामने वाले ने पेमेंट किया, हमारे अकाउंटिंग प्रोसीजर वहां पर खत्म हो जाते हैं। क्योंकि कैश ट्रांजेक्शन में सिर्फ कैश आने तक बिजनेस इज रिलेशन, जहां पर के कुछ लेना है तो कुछ देना है, राइट। तो वो दोनों जब खत्म हो जाते कैश ट्रांजेक्शन में एट द सेम टाइम। बट यहीं पर मार्केट में एक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जो होता है क्रेडिट ट्रांजेक्शन। वहां पर क्या होता है, हमने क्रेडिट में माल परचेस किया और वही माल अब हम लोग ने क्रेडिट में परचेस किया है, तो हमें क्या करना है, पेमेंट करना है। क्रेडिट पीरियड हमें मिलता है 1 मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ्स, मैक्स टू मैक्स 90 डेज, 43 डेज, जैसे जैसे कंपनीज की पॉलिसी होती है, क्रेडिट पॉलिसी, उसके अकॉर्डिंग, क्रेडिट पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्रेडिट में ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं। सेल करते हैं तो भी हमारी जो कंपनी की क्रेडिट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग भी हम लोग उसे क्रेडिट पीरियड देते हैं सामने वाली पार्टीज को, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन आ जाते हैं पिक्चर्स में। जैसे जैसे बिजनेस ग्रो हुआ, मार्केट ग्रो हुआ, तो क्रेडिट ट्रांजेक्शन मार्केट में आए। अब क्रेडिट ट्रांजेक्शन जैसे ही मार्केट में आते हैं तो क्या हो जाता है, उन क्रेडिट ट्रांजेक्शन के साथ लायबिलिटीज जुड़ती है और साथ में जुड़ जाता है लॉ। लॉ क्यों जुड़ता है, क्योंकि किसी भी पर्सन से पैसा रिसीव करना बाकी है या पे करना बाकी है। अगर हम लोग फ्यूचर में क्रेडिट ट्रांजेक्शन के ऊपर जो भी करें तो फ्यूचर ओरिएंटेड ट्रांजेक्शन वो हो जाता है, तो इन फ्यूचर क्या वो अमाउंट मैं उसको पे करूंगा। आज तो मेरी नीयत बहुत अच्छी है तो मैं आज इसको परचेस कर रहा हूँ या फिर मैं सेल भी कर रहा हूँ, समझो, तो मैंने तो सोचा कि हाँ सामने वाला पर्सन बहुत अच्छा है तो मैंने तो सेल कर दिया, पैसा मैंने उसको सेल कर दिया, अपना जो मटेरियल था उसको। उसने कहा 30 दिन बाद वो पेमेंट देगा और 30 दिन बाद वो बोलेगा मैं पेमेंट नहीं दूंगा। सो व्हाट इज द प्रूफ, कोई प्रूफ है आपके पास। तो ऐसे टाइम पे आ जाता था नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स। वो इंस्ट्रूमेंट जो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का मतलब वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन के लिए स्पेसिफिक यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट जिन्हें यूज किया जाता है फॉर द पर्पज ऑफ क्रेडिट ट्रांजेक्शन को लॉ के सिस्टम में लाने के लिए। और अगर लॉ के साथ आप कोई बिजनेस कर रहे हैं और वहां पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो रहा है तो ऐसे में अगर आप बिल्स ले रहे हो, बिल्स के ऊपर एक्सेप्टेंस ले लेते हैं सामने वाली पार्टी का, और सामने वाली पार्टी का एक्सेप्टेंस वाला बिल की एक कॉपी आपके पास है, तो आप उसे इन फ्यूचर कभी भी बता सकते हो कि हाँ ये आपका बिल का पेमेंट का ये अमाउंट हो गया है और ये ड्यू हो गया है 30 दिन के बाद, आपने 30 दिन बोला था तो इसका पेमेंट कर दीजिए, और सामने वाला पर्सन पेमेंट कर देता है। यही सेम चीज बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, कुछ अलग नहीं है, सिर्फ थोड़े से वर्डिंग्स चेंज होंगे, मार्केट के हिसाब से चेंज होंगे। क्योंकि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट जो है वो बना था 1881 में, काफी पुराना एक्ट है, तो उसके अकॉर्डिंगली जो है वर्डिंग्स थोड़े चेंज आपको मिलेंगे पढ़ते समय। लेकिन आप जब रेगुलर लाइफ में चले जाओगे तो आपको ये सारी चीजें रेगुलर यूज में भी दिखेगी। जब मार्केट्स में आप जाते हो, धीरे धीरे जॉब करोगे तो आपको सारी चीजें समझ में भी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्रेडिट ट्रांजेक्शन आया। अभी दूसरा चेक है, चेक भी एक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। जब क्रेडिट पेमेंट होता है तो क्रेडिट पेमेंट में 30 दिन के बाद का पेमेंट है, तो ठीक है चलो 30 दिन के आगे की डेट डालकर मैं चेक आज ही दे देता हूं, तो ये भी एक क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि वो चेक 30 दिन तक यूज नहीं किया जा सकता है, राइट।
सो चेक इज अ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, वैसे ही आया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। और एक इसमें है हमारे पास प्रोमिसरी नोट है, जहां पर प्रोमिसरी नोट होती है तो प्रॉमिस किया जाता है कि हाँ मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, आई प्रॉमिस टू पे द सर्टेन अमाउंट, जो भी सर्टेन अमाउंट डिसाइडेड है या जो भी सर्टेन अमाउंट का ट्रांजेक्शन हुआ है, दैट सर्टेन अमाउंट आई विल पे इन द फ्यूचर। और जिस डेट को पे किया जाता है वो डेट भी पहले से डिसाइडेड होती है, प्री डिसाइडेड होती है। सो दैट इज प्रोमिसरी नोट। तो सारी चीजें इन डिटेल, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, प्रोमिसरी नोट, हम सारी चीजें इन डिटेल में देखेंगे। अब नेसेसिटी क्यों आती है, तो नेसेसिटी जो मैंने आपको सबसे पहला बताया वो है अंडर द लॉ, सारी चीजें लॉ के अंडर में लाने के लिए सारी ये होता है नेसेसिटी सबसे पहली चीज, ताकि इन फ्यूचर आपका कोई पैसा डूबे ना, या फिर किसी से आपने क्रेडिट में ट्रांजेक्शन किया है तो किसी से आपने परचेज किया तो उसका भी पैसा डूबे ना, ठीक है। तो अंडर द लॉ लाने के लिए। सेकेंड थिंग हो जाती है कि आप किसी भी आदमी के बोलने पे उस पर भरोसा नहीं करोगे, वर्डिंग्स पे भरोसा पहले किया जाता था, आज के टाइम पे क्या हो गया कि चीजें जल्दी जल्दी चेंज हो रही है। बिजनेस इज अ अनसर्टेनिटी वाला एक पूरा प्रोसीजर है बिजनेस, तो ऐसे में सर्टेनिटी कुछ नहीं होती, तो ये भी एक डर है। तो ये सारी चीजों की वजह से क्या हो गया, स्टैम्प ड्यूटी वाले पेपर के ऊपर स्टैम्प लगा होना चाहिए उसके ऊपर, हाँ भाई स्टैम्प पेपर पे लिख के दे दे मुझे कि इतना पैसा बाकी है, दैट इज एक नेसेसिटी, वो आ गई। इसके बाद एक नेसेसिटी आती है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है वो रिटेन में होता है, तो रिटेन में यानी लिख कर दिया गया चीजों के ऊपर विश्वास किया जाता है कि आपने लिख के दिया, आपने उसके ऊपर साइन किया है, मीन्स ऑथोराइज सिग्नेचर वहां पर है, ऑथोराइज सिग्नेचर है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड है। और उस हिसाब से फिर इसमें डेट मेंशन हो जाता है, डेट आ गया, उसके बाद अमाउंट स्पेसिफिक मेंशन होता है कि हाँ इतना अमाउंट हमें पे करना। ये सारी नेसेसिटी की वजह से नेसेसिटी आ जाती है कि हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज मेंटेन करना जरूरी हो जाता है कि हाँ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सारी चीजें हमारी एक प्रॉपर ट्रांजेक्शन में होगी, अकाउंटिंग प्रोसीजर में होगी। इसके बाद देखिए हमें बिल्स ऑफ एक्सचेंज, अब मैं इसको दो पार्ट में हमारे चैप्टर डिवाइड है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज पार्ट है, सेकंड पार्ट है प्रोमिसरी नोट्स। सो मैं यहाँ से बिल्स ऑफ एक्सचेंज का इंट्रोडक्शन पहले आपको दूंगा। सबसे पहली चीज मीनिंग आ गई, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज नथिंग बट इट इज अ रिटेन, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, रिटेन डॉक्यूमेंट। रिटेन डॉक्यूमेंट है ये, जो कि जिसमें मेंशन क्या क्या होता है, तो डेट होती है, अमाउंट होता है, फिर स्पेसिफिक क्या पार्टीज के नाम होने चाहिए, ठीक है, पार्टीज के नाम हो गए। उसके बाद होता है कि उसमें कंसीडरेशन होना चाहिए, लॉ का कंसीडरेशन आना चाहिए। इसके बाद आ जाता है कि एक्सेप्टेंस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैंने आपको अभी बताई नहीं, एक्सेप्टेंस। मैंने बिल बना दिया, मैंने बिल सामने वाली पार्टी को दे भी दिया, तो वहां पे ट्रांजेक्शन कभी खत्म नहीं होता, क्योंकि बिल बना के सामने वाली पार्टी को देना एक बात है, पार्टी सामने वाली क्या एक्सेप्ट कर रही है, उसने एक्सेप्टेंस किया मतलब वो हाँ एक्सेप्ट करके वो साइन करके देगा तो ही वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज वैलिड है। सो ये सारी चीजें आ जाती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। दैट इज द मीनिंग पार्ट। डेफिनेशन पार्ट जो है वो आपको काफी क्लियर कर देगा कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक है ही क्या, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली यहाँ पे डेफिनेशन मेंशन किया है। ये डेफिनेशन जो है एज पर द लॉ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के सेक्शन 5 में लिखा हुआ डेफिनेशन है बिल्स ऑफ एक्सचेंज के लिए। बिल्स ऑफ एक्सचेंज इज एन इंस्ट्रूमेंट इन राइटिंग, ठीक है, ये एक इंस्ट्रूमेंट है राइटिंग में, लिखित राइटिंग में होना बहुत जरूरी है, इट शुड बी इन राइटिंग, ओके, कंटेनिंग एन अनकंडीशनल ऑर्डर। एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता है उसके अंदर, मतलब कोई कंडीशंस नहीं, अनकंडीशनल ऑर्डर है कि ये पर्टिकुलर इतने टाइम के बाद आपको अमाउंट पे करना ही है, कोई उसमें कंडीशंस नहीं है, ठीक है। साइंड बाय द मेकर, जिसने बनाया, मेकर मीन्स द पर्सन हु ड्रॉ द बिल, जो पर्सन बिल बना रहा है उसका साइन होना चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें कंडीशंस इसके अंदर आप जो पढ़ रहे हैं इसमें आपको पूरा क्लियर पता चल जाना चाहिए क्या क्या चीजें हैं। एक अनकंडीशनल ऑर्डर है, दूसरा साइन बाय द मेकर डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी। तो इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करता हूं, डायरेक्टिंग अ सर्टेन पर्सन टू पे, किसी एक पर्सन का जिसको पे करना है, मतलब जिसके लिए मैं बिल बना रहा हूं कि हाँ मैं ए हूं, सामने एक पर्सन है बी, मैंने उसको कुछ माल बेचा था तो मैं उसके लिए बिल बना रहा हूं, तो वो सर्टेन पर्सन बी जो है वो लायबल टू पे है मेरा अमाउंट, तो सर्टेन पर्सन का नाम भी उसमें होना चाहिए विथ, आगे क्या लिखा है, सर्टेन सम ऑफ मनी, अमाउंट भी स्पेसिफिक होना चाहिए, राइट, स्पेसिफिक अमाउंट, स्पेसिफिक पर्सन जिसने बनाया वो भी स्पेसिफिक, सारी चीजें एकदम स्पेसिफिक होनी चाहिए बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। ये नहीं कि भाई मैंने बनाया है, कोई एक वो आदमी है उसको, तो वो आदमी नहीं, यहां पर स्पेसिफिक उस पर्सन का नाम मेंशन होना चाहिए। ओनली टू, यहां पर ओनली टू से मतलब है कि जो मैंने बनाया है तो मुझे ही, और यहां पर लगा के टू द ऑर्डर ऑफ अ सर्टेन पर्सन, या तो मुझे या तो मेरे ऑथोराइजेशन से किसी एक पर्सन को, मेरे ऑथोराइजेशन से मतलब मैं यहां पर ऑथोराइज कर रहा हूं कि मैं ए जो आपको माल बेच रहा हूं बी को,
लेकिन मेरा पैसा लेने के लिए सी जो है मेरा दोस्त है, मेरा भाई है, जो भी है, उसका नाम भी बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेंशन रहेगा कि हाँ ये थर्ड पर्सन है, ये पैसा लेने के लिए आएगा। तो यहाँ पर वो आ गया, और एक बार फिर से लग गया, तो 3 बार और, यानी या तो मैं रहूंगा या तो तीसरा पर्सन रहेगा, या तो और जो है टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। और टू द बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट का मतलब होता है कि ऐसी कंडीशंस जहां पे उस इंस्ट्रूमेंट को जो लेकर आएगा उसको भी आपको अमाउंट पे करना पड़ेगा। ये होता है इस सिचुएशन में जब हम लोग क्या करते हैं, बिल को डिस्काउंटेड करा देते हैं। डिस्काउंटेड होता है बैंक से, हमारे बिल्स जो रेज हो चुके हैं, 90,000 का बिल मैंने रेज कर दिया है, अब मुझे इमीडिएटली पैसे की जरूरत है, लेकिन मेरे पास पैसा जो है वो 90 डेज के बाद आएगा। 90 डेज का बिल है, 90,000 का बिल है, ठीक है, 90 डेज के बाद पैसा आएगा, लेकिन मुझे अभी पैसा चाहिए। सो मैं क्या करता हूँ, बिल को डिस्काउंटेड करा देता हूँ बैंक के साथ। बैंक से डिस्काउंटेड कराने पे क्या होगा, बैंक अपना कमीशन कट कर देगा, 90,000 का मुझे 90,000 नहीं देगा, सर्टेन कमीशन जो बैंक का होता है वो बैंक कट करके मुझे वो अमाउंट दे देगा, जो भी 87,000 88,000 जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी रहेगी, उस बैंक की पॉलिसी रहेगी, उसके अकॉर्डिंगली वो बैंक मुझे सर्टेन अमाउंट इमीडिएटली दे देगा, जो मैं अपने बिजनेस पर्पज के लिए यूज कर सकता हूँ, ठीक है। बट वो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज है वो किसके पास होगा, बैंक के पास होगा। जब डेट आ जाएगी, ड्यू डेट जिसे कहते हैं, जब पेबल डेट आती है उसे कहते हैं ड्यू डेट। जब ड्यू डेट आ जाएगी तो बैंक से कोई भी सर्टेन पर्सन जा सकता है, बट वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिर्फ लेकर जाएगा और उसके बेयरर में, बेयरर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट, मतलब उस इंस्ट्रूमेंट के बेयरर में बी को वो सर्टेन अमाउंट पे करना पड़ेगा ड्यू डेट को। सो यहाँ पर सारी चीजें इसके अंदर आ चुकी है जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होनी चाहिए, और इन्हीं सारी चीजों से मिलकर बन जाता है हमारे कंटेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। तो मैं आपको बता दूं क्या क्या कंटेंट्स बिल्स ऑफ एक्सचेंज में आते हैं, ठीक है। तो कंटेंट्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज में सबसे पहले आ जाता है स्पेसिफिक डेट। तो डेट शुड बी स्पेसिफिक, कि आप किस तारीख को बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना रहे हो और किस पार्टी के अगेंस्ट बना रहे हो, मतलब किस ड्यू डेट क्या रहेगी, कितने दिन के बाद का, 30 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 2 मंथ्स, 3 मंथ्स, 1 मंथ भी होता है, 15 डेज भी होता है, जो भी है डेट स्पेसिफिक होना चाहिए। इसके बाद क्या आ जाता है, स्पेसिफिक अमाउंट भी होना चाहिए। अमाउंट भी स्पेसिफिक होना चाहिए कि आपने बिल्स ऑफ एक्सचेंज कितने अमाउंट का बनाया है और कितने अमाउंट का आपको बिल ऑफ एक्सचेंज आप दोगे, ठीक है, ये आपको स्पेसिफिक होना है। इसके बाद आ जाता है टर्म। टर्म से मतलब यहां पर है पीरियड, टाइम पीरियड, टाइम बाउंड पीरियड जिसे कहते हैं। टाइम बाउंड पीरियड मतलब इतने बाउंडिंग पीरियड है, इतने बाउंडिंग पीरियड के अंदर आपको करना है। तो वेरी फर्स्ट थिंग डेट, डेट मींस द बिल मेकिंग डेट, बिल बनाने की डेट। और उसके बाद जो टर्म आया है, टर्म ड्यूरेशन ये कहता है कि कितने दिन के लिए वो बिल बनाया गया है, 15 डेज, 60 डेज, 90 डेज, 30 डेज और 2 मंथ्स, 1 मंथ, 4 मंथ, जितने मंथ के लिए। और अमाउंट 3 तरह से हो गया। इसके बाद आता है फोर्थ वन, ठीक है, टर्म हो गया, अमाउंट हो गया। इसके बाद आता है स्टैंप, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, स्टैंप होना जरूरी है उसके ऊपर। स्टैंप जो है गवर्नमेंट स्टैंप होता था पहले, जो लगाए जाते थे बिल्स के ऊपर उनको ऑथोराइज करने के लिए, सो दैट स्टैंप शुड बी देयर, ओके। तो हमारे इंडियन मार्केट के अंदर बिल्स ऑफ एक्सचेंज का यूज बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत कम है, फिर भी स्टैंप्स का यूज कंपलसरी है, तो स्टैंप इज मस्ट फॉर दैट। तो कंटेंट के अंदर एक और आ गया स्टैंप। इसके बाद आ जाता है पार्टीज। अब पार्टीज से मतलब समझना होगा आपको पार्टीज। सो ये पार्टी कॉन्सेप्ट जो है वो एक्सप्लेन करता हूं मैं यहां से आपको 5 पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो ये कंसेप्ट हम लोग अभी रहने देते हैं, जो यहां पर मैं आपको एक्सप्लेन करके बताऊंगा कि पार्टीज होती है अलग अलग। पार्टीज वैसे मैंने यहां पर आपको एक्सप्लेन कर ही दिया है, देखिए साइन बाय द मेकर। सो एक पार्टी क्या हो गई, मेकर जो बिल बना रहा है, एक पार्टी सर्टेन पे टू सम ऑफ मनी, जिसको अमाउंट पे करना है उसके नाम पे हम लोग बना रहे हैं, तो सेकंड पर्सन वो हो जाता है। और थर्ड पर्सन कभी कभी पिक्चर में आ जाता है। इस पिक्चर में जो होता है कि जिसको पैसा दिया जाएगा, मतलब जिसको पेमेंट करेंगे, तो इस तरह से पार्टीज होती है। तो पार्टीज भी स्पेसिफिक बिल्स ऑफ एक्सचेंज में मेंशन होनी चाहिए कि क्या बिल किसने बनाया और ये बिल किसके लिए बनाया गया है, मतलब किस सामने वाली पार्टी के लिए मैंने बनाया, ये पार्टी 2 हो गए। और तीसरा, इस बिल का पेमेंट किसको किया जाएगा, दैट इज थर्ड पार्टी, ठीक है। 3 पार्टीज होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज की, वो इन डिटेल आपको एक्सप्लेन करूंगा मैं कि तीनों पार्टीज को क्या कहा जाता है और वो, ठीक है। इसके बाद आता है 6th वन, दैट इज कंसीडरेशन। कंसीडरेशन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट फॉर लॉ पर्पस। लॉ ये कहता है कि कंसीडरेशन उसमें होना जरूरी है, उसमें आपको स्पेसिफिक मेंशन करना है कि ये एक्सेप्टेंस कितने टाइम के लिए हुआ, उसके साइन जो है स्पेसिफिक उसमें होना चाहिए। कंसीडरेशन ये कहता है, कंसीडरेशन कहता है कि फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, पैसा रिसीव होना, वैल्यू रिसीव, वैल्यू अमाउंट जो है ना उसका कंसीडरेशन यहाँ पर सबसे ज्यादा जरूरी पार्ट है कि कंसीडरेशन होना ही चाहिए। कंसीडरेशन रहेगा तो ही माना जाएगा कि ये
बिल ऑफ एक्सचेंज सही है, अदरवाइज बिल्स ऑफ एक्सचेंज को मानेगा ही नहीं नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सो नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 ये कहता है कि इसको कंसीडरेशन करना ही है, सारी चीजें कंसीडर होनी चाहिए। जैसे स्टैम्प मान लीजिए आप यूज कर रहे हो तो स्टैम्प में भी स्टैम्प एक्ट है वो आपको यूज करना है वहां पर प्रॉपरली, ठीक है। स्टैम्प एक्ट के, इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंदर ही वो स्टैंपिंग होना जरूरी है, अदरवाइज उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज को नहीं माना जाएगा। तो ये लॉ कंसीडरेशन आपको हर स्पेसिफिक पीरियड पे, स्पेसिफिक टाइम पे, अमाउंट के लिए हो जाए, टर्म के लिए हो जाए, डेट के लिए, स्पेसिफिक कंसीडरेशन वहां पे हर चीज को करना ही है। एंड लास्ट बट वेरी इंपॉर्टेंट दैट इज एक्सेप्टेंस। अब एक्सेप्टेंस क्या होता है? सो एक्सेप्टेंस मैंने आपको पहले ही इन्फॉर्म किया, लेकिन उसके पहले मैं बता दूं, ये 6 चीजें जो मैंने आपको ऊपर बता दी, ये सारी 6 चीजें हैं, लेकिन अगर एक्सेप्टेंस नहीं है तो इसको बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं कहा जाएगा, उसको सिर्फ ड्राफ्ट कहा जाएगा। बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब कहा जाता है? जब वो पर्सन जिसके लिए वो बिल बनाया गया वो उसे एक्सेप्ट करता है, हाँ वो एग्री करता है कि हाँ ये बिल मेरा अमाउंट है भाई, मैंने परचेस किया था, पैसा देना बाकी है तो मैं एग्री करता हूँ, वो एक्सेप्ट करके साइन करेगा, तभी ही वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्टेंस मानी जाएगी। और एक्सेप्टेंस के बिना बिल्स ऑफ एक्सचेंज को बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं, सिर्फ एक ड्राफ्ट इज नथिंग बट जस्ट मेकिंग, बना हुआ जो चीज होता है उसे ड्राफ्ट कहा जाता है। जब तक कोई भी कोर्ट ऑर्डर होता है ना, जब उसको ड्राफ्ट तब तक कहा जाए जब तक उसको नोटरी नहीं करा देते, वो सिर्फ ड्राफ्ट होता है। कोई स्टैम्प पेपर है, उसको जब तक नोटरी ना करा दो तो वो सिर्फ स्टैम्प पेपर है, उसकी कोई वैल्यूएशन नहीं है जब तक उस पर नोटरी ना करा दी जाए, दैट इज एक्सेप्टेंस। तो नोटरी कराना यानी एक्सेप्टेंस बहुत जरूरी है, जब तक एक्सेप्टेंस नहीं है तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज की कोई वैल्यू ही नहीं है। इसके बाद आते हैं फीचर्स, ठीक है। कंटेंट्स मैंने आपको यहाँ एक्सप्लेन किए, फीचर्स गाइस, फीचर्स के लिए मैं आपको वापस यहाँ लेके जाऊंगा। इसका रीजन क्या है? फीचर्स पूरे के पूरे इसके डेफिनेशन में आ गए हैं। वेरी फर्स्ट थिंग मैं आपको बताते जाता हूँ, देखिए राइटिंग। सो राइटिंग इज द वेरी फर्स्ट फीचर्स के बिल्स ऑफ एक्सचेंज शुड बी इन राइटिंग, ठीक है, इट शुड बी इन राइटिंग, राइटिंग में होना जरूरी है। अब उसके बाद देखिए क्या आता है कि इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, कोई कंडीशन उस पर हम नहीं लगा रहे, इट इज अनकंडीशनल ऑर्डर की ड्यू डेट इतने तारीख को होगी और आपको ये अमाउंट पे करना है, नो एनी अदर कंडीशन। बिल्स ऑफ एक्सचेंज वेरी स्ट्रिक्ट होता है, उसके अनकंडीशनल ऑर्डर है। वेरी स्ट्रिक्ट कैसे होता है कि 90 डेज के बाद अगर वो पर्सन बोलता है कि मैं 1 महीने बाद दूंगा पैसा, मेरे पास अभी नहीं है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जगह पर डिसऑनर हो जाता है। डिसऑनर मतलब कैंसल हो जाता है, उसका कैंसलेशन। चार्जेस अगर आप चार्ज करते हो, अगर आपके लॉ के हिसाब से आपने जो पॉलिसीज, क्रेडिट पॉलिसी आपने बनाई होगी कंपनी, उसके अकॉर्डिंग अगर आप चार्जेस चार्ज करते हो तो वो चार्जेस सामने वाले पार्टी को पे करने पड़ेंगे। तो अनकंडीशनल ऑर्डर कोई कंडीशंस नहीं, अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब पे करना है, मतलब करना ही है। सो अनकंडीशनल ऑर्डर है, इट इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर, ठीक है, ये हो गया। सेकेंड फीचर्स, सारे फीचर्स यहीं से है, देखिए आप, साइन बाय द मेकर। सो इसका एक और फीचर क्या कहता है कि पार्टी का साइन, जिसने इसको बनाया उसका साइन कंपलसरी है। सो साइंड बाय द मेकर इज कंपलसरी, ये इसका एक और फीचर है, साइन बाय मेकर। इसके बाद डायरेक्टेड टू सर्टेन पर्सन टू पे सर्टेन सम ऑफ मनी, दो चीजें इसके अंदर आती है। वेरी फर्स्ट सेकेंड, मतलब पहली चीज क्या बोल रहा है इस सेंटेंस के अंदर कि स्पेसिफिक होना चाहिए कि किस पर्सन के लिए बनाया गया है। सो बी स्पेसिफिक फॉर द ड्रॉवी, ड्रॉवी यहां पर क्या है वो मैं आपको बताता हूं। बी स्पेसिफिक फॉर ड्रॉवी और पर्सन टू हुम मेक द बिल, बी स्पेसिफिक फॉर द पर्सन फॉर हुम मेक द बिल, ठीक है। इसके बाद देखिए, उसके बाद बताया गया सर्टेन सम ऑफ मनी, मतलब अमाउंट भी स्पेसिफिक होना चाहिए कभी भी। सो अमाउंट मैं यहां लिख देता हूं, यानी अमाउंट के लिए भी आपको स्पेसिफिक रहना ही है। इसका एक और फीचर से कहता है कि स्पेसिफिक अमाउंट होना चाहिए, अमाउंट एकदम स्पेसिफिक होना चाहिए। इसके बाद है जो इसका 6th फीचर, वो क्या कहता है कि इसके ऊपर स्टैंप होना जरूरी है, ठीक है, स्टैंप होना जरूरी है। स्टैंप किसके अंदर? तो स्टैंपिंग इज कंपलसरी, स्टैंपिंग इज कंपलसरी। और ये एक्ट है इंडियन स्टैंप एक्ट 1889। इंडियन स्टैंप एक्ट 1889 के अंदर कंपल्सरीली बिल्स ऑफ एक्सचेंज को स्टैंपिंग करना जरूरी है, ठीक है। एंड लास्ट वन इज ड्यू डेट। ड्यू डेट उस पर मेंशन होनी चाहिए, मतलब ड्यू डेट यानी कि एक स्पेसिफिक पीरियड जो भी है, 2 months 3 months, दैट शुड बी मेंशन ऑन द बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो ड्यू डेट क्या होता है? जिस डेट पे बिल ड्यू हो जाएगा, जिस डेट पे बिल पेबल हो जाएगा, दैट इज बिल्स ऑफ एक्सचेंज की ड्यू डेट।
सो ड्यू डेट आपको पता होनी चाहिए। ये सारी चीजें इसके फीचर्स के पार्ट है। अब हम लोग क्या करते हैं, पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज देखते हैं, ठीक है। सो क्या क्या पार्टीज है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में देखते हैं हम लोग। सो पार्टीज ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज जब हम लोग देखते हैं ये, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज मान लीजिए ये हमारा बिल्स ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। दो पार्टी कभी भी आ जाती है पिक्चर्स में, हमेशा जब हम लोग देखेंगे तो इस पिक्चर में दो पार्टी आ जाती है। एक है वो दैट इज ड्रॉवर, सेकेंड वन इज ड्रॉवी। दोनों में आपको एक्सप्लेन करता हूं क्या है। ड्रॉवर होता है द पर्सन हु मेक द बिल और साइन ऑन इट, द पर्सन हु मेक द बिल एंड साइन ऑन इट, जिसने बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया है और उस पर साइन किया है, दैट इज ड्रॉवर। ड्रॉवर ड्रॉ करना जो होता है ना, ड्रॉ व मतलब जिसने बिल ड्रॉ किया है, द पर्सन हु मेक द बिल एंड साइन ऑन इट, जिसने बिल बनाया और उस पर अपना साइन किया, ऑथोराइज सिग्नेचर, दैट इज ड्रॉवर। और जिसके लिए वो बिल बनाया गया, मतलब जिसको अमाउंट पे करना है, जिसके लिए मैंने मान लीजिए ए ने बी को 10,000 रुपए के गुड्स सेल किए, ए ने बी को गुड्स सोल्ड किए, मतलब ए ने बेचे हैं गुड्स, बी ने परचेस किए हैं। ए ने जब गुड्स परचेस किया तो ए इज अ ड्रॉवर। ए जब बिल बनाएगा ना बिल ऑफ एक्सचेंज, तो ए इज अ ड्रॉवर एंड बी इज अ ड्रॉवी, ठीक है। और थर्ड पार्टी जो इसके अंदर कभी कभी पिक्चर्स में आती है कभी नहीं आती है, दैट इज पेई। यहां पर ड्रॉवी का भी मीनिंग मैं आपको बता दूं, ड्रॉवर मीन्स द पर्सन हु मेक द बिल एंड साइन ऑन इट, एंड ड्रॉवी इज द पर्सन फॉर हुम बिल ऑफ एक्सचेंज इज मेड, ठीक है, जिसके लिए बिल ऑफ एक्सचेंज बनाया गया। एंड द पेई इज द पर्सन जिसको बिल ऑफ एक्सचेंज का अमाउंट पे किया जाता है। तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होगा, ड्रॉवर और पेई दोनों सेम होते हैं, क्योंकि अगर मैंने बिल बनाया और मैं ही पैसा कलेक्ट करूंगा तो मैं ही पेई हो गया, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मैं किसी थर्ड पर्सन को देता हूं वो बिल पेमेंट कलेक्ट करने के लिए, सो दैट इज पेई, जिसको अमाउंट पे किया जा रहा है, दैट इज पेई, ठीक है। तो इस तरह से तीन पार्टीज होती है बिल ऑफ एक्सचेंज में, ड्रॉवर, ड्रॉवी एंड पेई, अंडरस्टैंड। सो गाइस, अब हम लोग देखते हैं ड्राफ्ट। बिल ऑफ एक्सचेंज का ड्राफ्ट कैसे होता है, ठीक है, स्पेसिमेन ड्राफ्ट जिसे कहा जाता है बिल ऑफ एक्सचेंज का, वो हम लोग देखते हैं कैसा होता है। तो वेरी फर्स्ट थिंग, स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ पे होता है जहां पे हम लोग एक ऐसा प्लेस छोड़ते हैं। जब हम लोग ड्राफ्ट बना रहे हैं हमें क्या करना है, प्लेस छोड़ना स्पेसिफिक यहाँ पे। जब हम लोग यहाँ पे लिख देंगे स्टैम्प, यानी ये स्टैम्प है, हमें एज्यूम करना है दैट इज स्टैम्प। स्टैंपिंग इज कंपलसरी, जैसे मैंने आपको बताया, तो ये स्टैम्प का पार्ट हमने छोड़ दिया। और यहाँ पर हम लोग एक फिगर आउट बनाते हैं, दैट इज अमाउंट। यहाँ पर हम लोग अमाउंट लिखते हैं। अब यहाँ पर अमाउंट लिख रहे हैं रुपीज में, सो मैं यहाँ ब्रैकेट में आपको लिख के बताता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग मैं आपको ब्रैकेट में लिख के बता रहा हूँ कि इन फिगर। यहाँ पर जो अमाउंट होगा वो फिगर में लिखना है, ठीक है, अमाउंट इन वर्ड्स नहीं। यहाँ पर जो अमाउंट रहेगा वो फिगर में रहेगा। स्टैम्प हो गया, अमाउंट हो गया। कोई भी बिल होता है स्टार्टिंग पॉइंट पे हम लोग क्या करते हैं, जहां पे मान लीजिए आपने कोई किराना से माल खरीदा, आप बिल खरीदा, अगर उससे बिल मांगते तो आपको जो किराना का नाम है वो ऊपर मिलेगा। वैसे ही ध्यान देना है, बिल बनाने वाले का नाम हमेशा ऊपर रहेगा। यहाँ पर मैं आपको स्पेसिफिक स्पेसिमेन बता रहा हूँ, ड्राफ्ट बता रहा हूँ, ड्राफ्ट जस्ट कैसे बनाएंगे, ऐसा सम आने पे भी कैसे बनाएंगे वो भी मैं बताऊंगा इन डिटेल। बट ये आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले होगा ड्रावर्स नेम, पर्सन जिसने बिल बनाया उसका नाम, एंड ड्रावर्स एड्रेस, ठीक है। तो ड्रॉवर्स नेम एंड ड्रॉवर्स एड्रेस बोथ दोनों चीजें यहां पर होगी। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज वो होगी डेट ऑफ बिल। हाँ, ये भी मैं यहां लिखता हूं, डेट ऑफ बिल मतलब बिल किस डेट को बनाया जा रहा है। बिल बनाने की डेट आपको यहां पर डालनी है। यहां पर हुआ पर्सन का नाम, पर्सन या फिर कोई पार्टी है, कोई कंपनी है, जो भी है जिसके लिए बिल ड्रॉ कर रहे, जो बिल ड्रॉ कर रहा है, तो ड्रॉअर का नाम, ड्रॉअर का एड्रेस और डेट ऑफ बिल मेड भी लिख देता हूं। चलिए, जिस दिन बिल बन रहा है उसकी डेट डालनी है। यहां तक सारी चीजें क्लियर हो गई। पहले स्टैंप आ गया, अमाउंट आ गया, डेट, और इस तरह से इतना जगह हो गया। इसके बाद आप यहां से स्टार्ट करेंगे, और सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट में आता है 3 मंथ्स, 2 मंथ्स। ये क्या था, ये है टाइम पीरियड। तो यहां पर आएगा टाइम पीरियड, ठीक है, टाइम पीरियड इन ब्रैकेट, मतलब मैंने यहां प्लेस छोड़ा है, मैं आपको बताने की कोशिश करोगे, यहां पर टाइम पीरियड आएगा, ठीक है। 3 मंथ्स आफ्टर डेट, 2 मंथ्स आफ्टर डेट, 1 मंथ आफ्टर डेट, 60 डेज आफ्टर डेट। इस तरह से यहां पर आता है कॉमा। ईच एंड एवरीथिंग का बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो टाइम पीरियड आने के लिए मैंने ये जगह प्लेस छोड़ा है। फिर यहां पर आएगा आफ्टर डेट, ठीक है, आफ्टर डेट पे, आफ्टर डेट पे
टू। अब पे टू के आगे अगर ड्रॉवर एंड पेई बोथ आर सेम, ड्रॉवर और पेई दोनों तीनों पार्टीज आपने देखी। पार्टीज में मैंने क्या बताया था, ड्रॉवर एंड पेई दोनों सेम हो सकते हैं। जब जो ड्रॉवर है वही पैसा रिसीव भी करेगा, वही पैसा लेगा। अभी तो पेई भी सेम है, तो पेई भी सेम है तो क्या कर दिया, पेई भी सेम रहेगा तो यहां पर आएगा पे टू मी। मीन्स मी मतलब जो ड्रॉवर बना रहा है वो बोल रहा है मुझे पे करो, पे टू मी और माई ऑर्डर। वर्डिंग पे ध्यान देना है बहुत ज्यादा, पे टू मी और माई ऑर्डर। ठीक है, मैं यहां पर इन ब्रैकेट सिर्फ आपको लिख के बता रहा हूं, पे टू मी और माई ऑर्डर रहेगा। अगर ड्रॉवर एंड पे दोनों सेम है तो ठीक है, अगर दोनों सेम नहीं है तो क्या होगा वो भी मैं यहां पर ये देखिए अंडरलाइन किया, यानी ये चीजें अलग से लिख के बता रहा हूं मैं आपको, ये भी अलग से पार्ट है। अगर वो ड्रॉवर और पेई दोनों सेम है तो मी और माई ऑर्डर, और अगर पेई जो है वो अलग है तो यहां पर आएगा पेईज। इसको नीचे लिख देता हूं मैं आपके लिए अंडरस्टैंडिंग के लिए। ठीक है, पेईज नेम एंड एड्रेस। ठीक है, यानी यहां पर पेई का नेम और एड्रेस आएगा, यहां पर टाइम पीरियड आएगा। यहां पर अगर पेई एंड ड्रॉवर बोथ आर सेम तो मी और माई ऑर्डर, वहां पे मुझे मेरा नाम वापस से नहीं डालना है क्योंकि मैं जानता हूं मेरा नाम क्या है। मेरा नाम मैंने ऑलरेडी ऊपर बिल के ऊपर लिख दिया है, मैं बार बार अपना नाम नहीं लिखूंगा ना। तो मी और माई ऑर्डर यहां पर आएगा तो पेई, मान लीजिए कोई पेई जो है वो सी इंदिरा नगर दिल्ली में रहता है तो आफ्टर डेट पे टू सी इंदिरा नगर दिल्ली, और यहां पर आ जाएगा जो और माई ऑर्डर था तो एट द सेम टाइम वो यहां पर हो जाएगा कि पर्सन जो सी है वो क्या जेंडर क्या है उसका। अगर उसका जेंडर है मेल तो हीज, उसका जेंडर है हर तो सॉरी उसका जेंडर है फीमेल तो हर। ठीक है, तो अब समझा आपको, आफ्टर डेट पे टू मी और माई ऑर्डर और हिज हर ऑर्डर। इसके बाद पे टू मी और माई ऑर्डर अमाउंट, इसके बाद आ जाता पे टू मी और माई ऑर्डर 60,000, और जो भी यहां पर अमाउंट मींस अमाउंट के लिए भी मैं यहां पे प्लेस छोड़ रहा हूं। इसका रीजन क्या है, यहां पर जो अमाउंट आपने इन फिगर डाला है वो अमाउंट आपको यहां पे इन वर्ड्स डालना है, इसलिए मैं देखिए यहां पर आपको वापस से लिख के बता देता हूं। तो इसलिए मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, नीचे लिख देता हूं ऐसे ब्रैकेट में क्या अमाउंट इन वर्ड्स, पे टू मी और माई ऑर्डर 30,000 रुपीज फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ठीक है, इस तरह से मैं इसको लिखूंगा कि फॉर द अमाउंट ऑफ हिज और हर ऑर्डर। ये हो गया पे टू मी और माई ऑर्डर फॉर द अमाउंट, और अमाउंट लिखने के बाद यहां पर आप लिखेंगे इन वर्ड्स, अमाउंट इन वर्ड्स लिखेंगे आप यहां पर। ठीक है, इसके बाद आगे क्या, इसके बाद ये पूरा कंप्लीट होने के बाद अमाउंट इन वर्ड्स के बाद यहां पर लास्ट में लिखेंगे फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये रिसीव्ड जो वैल्यू रिसीव्ड वर्ड मैंने आपको बताया था फॉर द कंसीडरेशन, जो कंसीडरेशन इंपॉर्टेंट पार्ट होता है दैट इज कम हियर बिकॉज ऑफ फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, उसके लिए ये कंसीडरेशन पार्ट यहां पर आ गया फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। ये हो गया ड्राफ्ट हुआ ना, अभी तक एक्सेप्टेंस नहीं हुआ। इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है कि सारे जो वर्डिंग जहां जहां पर है ना उन वर्डिंग्स में जरा भी आपको चेंजेस नहीं करने। वर्डिंग भी स्पेसिफिक होते हैं, उनमें थोड़ा भी चेंजेस आपको नहीं करना होता है। अब इसके बाद क्या होगा, सिग्नेचर ऑफ द मेकर, मैंने आपको बताया कंपलसरी है सिग्नेचर ऑफ द मेकर। तो यहां पर आ जाएगा जो भी ड्रॉवर है, एसडी वर्ड यूज करते हैं हम लोग सिग्नेचर के लिए, और ड्रॉवर्स नेम का मतलब है यहां पर ड्रॉवर्स का नेम रहेगा, ड्रॉवर्स ही साइन करेगा। सो ये यहां तक बिल का मेकिंग पार्ट है। इसके बाद इससे नीचे आपको यहां पर ध्यान देना है, इसके बाद यहां पर आप आएगा टू ड्रॉवीज नेम और ड्रॉवीज का एड्रेस आ जाएगा। ठीक है, यहां तक आपको समझ में आ गया कि ड्रॉवर है, ड्रॉवर जो बिल बना रहा है उसका एड्रेस, उसका डेट, उसका अमाउंटिंग फिगर, स्टैंप आ गया। उसके बाद टाइम पीरियड आ गया। यहाँ पर पेई अगर होगा अलग से तो उसका यहाँ आ जाएगा, पेई नहीं है तो मी और माई ऑर्डर हो गया फॉर द अमाउंट इन वर्ड ऑल्सो कंपलसरी। कंसिडरेशन पार्ट मैंने आपको बताया था, कंसिडरेशन में ये भी जरूरी है कि आपको वर्ड्स जो आपने डाले हैं वो इन फिगर भी होने चाहिए, इन वर्ड्स भी होने चाहिए, राइट। जो आपने अमाउंट डाला है, जैसे चेक होता है, चेक आपने देखा, चेक इज ए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, तो चेक नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है। उसके अंदर भी आप देखेंगे, आपने कभी उनके बीच के जो वर्डिंग लिखे होते हैं वो पढ़ने की कोशिश की हो
तो आपको पता चलेगा कि उसके अंदर भी लिखा होता है कि फॉर द बेयरर, ये सब चेक भरते टाइम भी आपको ये सारी चीजें ध्यान देनी चाहिए। वहां पर भी अमाउंट इन वर्ड्स भी होता है, अमाउंट इन फिगर्स भी होता है, राइट। ये सब हो गया। यहां तक जो बना है ये पूरा पूरा सिर्फ इसे ड्राफ्ट करेंगे, ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज नहीं है, ठीक है। ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज कब होगा? जब इसके ऊपर हम लोगों ने लिखा होगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज, पहली चीज, ठीक है। तो ऊपर बिल्स ऑफ एक्सचेंज लिखना है, उसके बाद ये सारी चीज हो गई। बिल्स ऑफ एक्सचेंज तब होगा जब ये एक्सेप्ट होगा, ठीक है। तो एक्सेप्टेड के लिए आपको यहां पर एक प्लेस रहता है जिसको यूटिलाइज करना हमेशा एक्सेप्टेड के लिए। ये आपने एक्सेप्टेड आ गया, इसके बाद यहां पर साइन आ जाएगा। अब साइन कौन करेगा? जिसके लिए बिल बनाया है, यानी ड्रॉई का साइन यहां पर होना चाहिए। एक्सेप्टेड करके ड्रॉई लिखेगा, एक्सेप्टेड साइन करेगा, तो साइन करेगा मतलब यहां पर ड्रॉई का नेम आ गया। एंड यहां पर आ जाती है एक और डेट, और मैं उसको बताता हूं, उस डेट को डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। ये था डेट ऑफ बिल मेड, दैट इज द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस। अब आ गया वर्डिंग एक्सेप्टेंस, यहां पर आ गया एक वेरी इंपॉर्टेंट टर्म एक्सेप्टेंस। पहले भी मैंने आपको बताया एक्सेप्टेंस जरूरी है, एक्सेप्टेंस तो जरूरी है, एक्सेप्टेंस जरूरी था, एक्सेप्टेंस जरूरी था तो हमने किया भी, कैसे कैसे होता है एक्सेप्टेंस वो सब देखा, ठीक है। लेकिन ये एक्सेप्टेंस के भी अलग अलग टाइप्स है, ठीक है। तो वो क्या है वो हम लोग देखते हैं डिटेल में, ठीक है। सो गाइस, जैसे मैंने बताया ना एक्सेप्टेंस आ गया, तो एक्सेप्टेंस के साथ आ जाते हैं एक्सेप्टेंस के अलग अलग टाइप्स। अब एक्सेप्टेंस के टाइप्स क्या हो जाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो जाता है जब भी हम लोग एक सच के मार्केट, जो एक सच्चा मार्केट बाहर चल रहा है, जहां बिजनेस चल रहे हैं, वहां पर जब उतरेंगे तब हमें पता चलता है कि सच में एक्सेप्टेंस के बहुत सारे तरीके हैं। तो वेरी फर्स्ट थिंग हो जाता है वो है जनरल एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब जनरल एक्सेप्टेंस का मतलब क्या हो गया कि ऐसे एक्सेप्टेंस जो मैंने आपको यहाँ पर एक फॉर्मेट बना के बताया है ना, ये एक हिसाब से एक जनरल एक्सेप्टेंस ही है, बट यहाँ पर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस जब आ गया तब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि एक्सेप्टेंस के बहुत सारे तरीके। तो जनरल एक्सेप्टेंस जो है वो ये जनरल एक्सेप्टेंस है कि मैंने जो बिल बना दिया, ड्रॉअर नेम, एड्रेस, अमाउंट सब डाल दिया मैंने, और ही फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। सो यहाँ पर एक मिनट, यहाँ पर आपको डालना है ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड, यानी कि इससे ज्यादा ₹1 भी नहीं। हु इज और हर ऑर्डर द सम ऑफ रुपीज, अमाउंट इन वर्ड्स, ओनली फॉर द वैल्यू रिसीव्ड। और ये जो एक्सेप्टेंस हुआ है, ठीक है, ये एक्सेप्टेंस है ना, जनरल एक्सेप्टेंस है, मतलब यहां पर जो पार्टी जिसने एक्सेप्ट किया उसने अपनी कोई कंडीशन नहीं डाली। कंडीशन नहीं डाली मतलब उसने ये नहीं बोला कि ये 3 महीने का अपने पीरियड डाला है ना, मैं तो 3 महीने में दे नहीं पाऊंगा, मैं तो 4 महीने में दूंगा, तो आप ये चेंज करो। तो यहां पर उसने एक्सेप्टेड करते टाइम उसने कोई चीज नहीं देखी, उसने एक्सेप्टेड डाल दिया, यानी कि उसने जनरली इस बिल को एक्सेप्ट कर लिया। जो बिल एज इट इज उसके पास आया था, एज इट इज उसको साइन करके सारी चीजें एक्सेप्ट कर दी। मतलब आपने इस पर्सन को देना है, हाँ मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं उसको दे दूंगा। इतना अमाउंट देना है, हाँ वो भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं इतना अमाउंट दे दूंगा। इतने दिनों बाद देना है, ठीक है, इतने दिनों बाद भी दे दूंगा, इसका भी मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये सारी चीजें जब एक्सेप्ट कर दी उस पर्सन ने, दैट इज जनरल एक्सेप्टेंस। तो ये तो होता ही है, जनरल एक्सेप्टेंस होता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होता है मार्केट में, बट सारे पर्सन इतने सीधे नहीं होते ना कि हाँ सब चीजें एक्सेप्ट ही कर दे। बहुत सारी चीजें आ जाती है इन पिक्चर। जब बिजनेस चल रहा है तो बिजनेस जो है वो बहुत ज्यादा सोच के किया जाता है, बहुत ज्यादा सोच के किया जाता है। मतलब आज मेरे पास 10,000 रुपये आ रहे तो मुझे 10,000 कहाँ कहाँ कल किसको किसको देने, सारी चीजें मुझे आज ही डिसाइड करनी होती है, ठीक है। तो इतने सारी चीजें जब डिसाइडेड होती है, ऐसे में अगर कोई बिल मेरे शेड्यूलिंग से बाहर का अगर आ जाए तो क्या मैं उसको एक्सेप्ट कर लूंगा? नहीं, मैं उस डेट पे मैं अमाउंट पे कर ही नहीं सकता, तो मैं क्यों उसको आज एक्सेप्ट करूं? तो ऐसी जो एक्सेप्टेंस होती है जहां पर पार्टीज एक्सेप्ट तो करती है, ऑब्वियसली एक्सेप्ट करती है तो ही वो बिल्स ऑफ एक्सचेंज होता है, बट उस एक्सेप्टेंस के साथ कुछ सर्टेन क्वालिफिकेशन ऐड कर देती है। क्वालिफिकेशन मतलब डिग्री हमारी जो होती है वो बीकॉम, बीएससी, बीआईटी, वो वाली डिग्री वाली क्वालिफिकेशन नहीं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन से मतलब है कंडीशंस। पार्टी जो है एक्सेप्ट तो करती है बट सर्टेन कंडीशंस के साथ एक्सेप्ट करती है, उसे कहते हैं क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। अब क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस में क्या क्या कंडीशंस पार्टी डाल सकती है? तो वेरी फर्स्ट थिंग जो मोस्ट ऑफ द सम्स हम पढ़ेंगे उसमें आएगा, या फिर सम नहीं तो मैं कहूं मोस्ट ऑफ द टाइम होता है कि बहुत सारी पार्टियां जो डिसएग्री करती है, उनको अमाउंट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, उनको किसी चीज से प्रॉब्लम नहीं होता, उनको प्रॉब्लम होता है दिस टाइम पीरियड से। आपने 60 डेज दिया, वो बोलेंगे नहीं थोड़े दिन तो और ज्यादा दे दो, मुझे थोड़े दिन तो ज्यादा दे दो, उसे कहा जाता है क्वालिफाइड
एज अ टाइम, ठीक है, एज अ टाइम क्वालिफाइड हो रहा है। टाइम मतलब मैं इस टाइम पीरियड के लिए एक्सेप्ट नहीं करूंगा, मुझे ये टाइम पीरियड नहीं जम रहा है। आप 60 दिन बोल रहे हैं बट मुझे नहीं जम रहा, तो ऐसे में क्या वो बिल वापस भेजना, ये सब प्रोसेसर कैसा है, एक फिजिकल बिल ऑफ एक्सचेंज क्या है, एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है। ऑनलाइन वाला जो सिस्टम आज के टाइम पे चल रहा है वैसे नहीं है, एक फिजिकल इंस्ट्रूमेंट है। तो आज वो कोई आदमी लेके आया बिल, मैं उसको वापस से बोलूंगा नहीं भाई ये बिल 60 दिन लिखा है ना, 60 दिन नहीं उधर 70 दिन करा के लेके आ वापस से, तो मैं साइन करूंगा, ऐसे नहीं होता। वो टाइम पे जो बिल ऑफ एक्सचेंज चलता था सिस्टम, तो उस बिल्स ऑफ एक्सचेंज सिस्टम के अंदर यहाँ पे जो एक्सेप्टेड लिखा है ना, यहाँ पर जो भी मेरी क्वालिफाइड कंडीशंस होती थी वो मैं डाल देता था। अब मैं कोई एग्जांपल देता हूँ, यहाँ पर है 60 डेज, 60 डेज टाइम पीरियड क्या है, 60 डेज आफ्टर डेट, पूरा पूरा प्रोफार्मा पूरा रेडी होके ड्राफ्ट आया है मेरे सामने, मैं ड्राई हूं, मैं एक्सेप्ट करूंगा 75 डेज के लिए, तो मैं यहां पर लिख दूंगा एक्सेप्टेड फॉर 75 डेज, ठीक है। तो यहां पर जब एक्सेप्टेड फॉर 75 डेज लिखकर साइन करके ड्रॉई ने दे दिया, सो दैट एक्सेप्टेंस इज नोन एज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, और वहां पर एक्सेप्टेड फॉर 75 डेज मतलब टाइम बाउंडिंग आया, सो ये हो गया क्वालिफाइड एज अ टाइम। समझ में आ गया आपको, वेरी इजी। सेकेंड थिंग दैट इज क्वालिफाइड एज अ टाइम के बाद हम लोग लेते हैं, मान लीजिए अमाउंट ले लेते हैं, जो कि बहुत सारे क्वेश्चंस में हमारे लिए इंपॉर्टेंट, अगेन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि कहीं हम लोग माल परचेस करने के लिए जा रहे हैं पार्टी के पास, हमने पूरा मटेरियल देखा, परचेस कर लिया, बट हाँ एग्री हम लोग अभी भी नहीं हुए, फाइनल एग्रीमेंट हमारा अभी भी नहीं हुआ, एग्रीमेंट हमारा हुआ ही नहीं, बातचीत कंफर्म नहीं हुई, माल तो परचेस कर लिया, बहुत अच्छे रिलेशन है। मान लीजिए मैं हूँ एक ABC स्टोर वाला, XYZ स्टोर पे मैं ही परचेस करने गया, और ठीक है XYZ के साथ रिलेशन अच्छे, मैंने कहा ठीक है भाई 90,000, वो बोल रहा है 90,000 जिस मटेरियल के लिए, मैं उसके लिए बोल रहा हूँ नहीं भाई 87,000 ओनली, 87,000 से 1 रुपये भी मैं ज़्यादा नहीं दे पाऊंगा, ठीक है एग्री तो नहीं हुए, बट हाँ लेके जा भाई हम लोग देख लेंगे करके उसने भेज दिया मुझे माल लेके। 2 दिन बाद उसने मुझे बिल भेज दिया, और बिल पे लिखा था 90,000 रुपीज। अब गाइस रिलेशन तो हमारा अच्छा है, मैं ऐसा नहीं कि उसको फोन करके झगड़ा वगड़ा करने बैठ जाऊं, नहीं, मैं इस बिल को एक्सेप्ट करते टाइम यहां पर क्या कर दूंगा, एक्सेप्टेड फॉर ₹87,000 ओनली। आपको समझ में आ गई बात ना, जो 90,000 का बिल है यहां पर 90,000 ही रहेगा, यहां पर जो अमाउंट इनवर्ट से वो 90,000 ही होगा, लेकिन उस बिल को मैं एक्सेप्ट क्या करूंगा, फॉर 87,000 ओनली एक्सेप्ट कर दूंगा, सो दैट एक्सेप्टेंस इज ऑल्सो क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस, और उसको भी क्वालिफाइड एज अ अमाउंट एक्सेप्ट कर दिया गया। अंडरस्टैंड। इसके बाद आता है क्वालिफाइड एज अ प्लेस, ठीक है। अब क्वालिफाइड एज अ प्लेस क्या होता है देखते। सो ये थोड़ी सी जो चीजें अभी इसके बाद वाली ये जो चीज है प्लेस, सो ये मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता है, बट हमारे टाइप्स जो बताए गए उसके अंदर है, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं होता, ऐसा जरूरी नहीं है। किसी के साथ खुन्नस निकालनी होती है किसी को, तो क्वालिफाइड एज अ प्लेस भी करता है, वो क्या होता है मैं बताता हूँ, ठीक है। क्वालिफाइड एज अ प्लेस का मतलब ये हो गया कि ड्रॉअर ने एड्रेस, ड्रॉअर ने बिल बना दिया, ड्रॉअर का एड्रेस जो है दिल्ली का है, मैं दिल्ली में ही रहता हूँ समझो, ड्रॉअर का एड्रेस दिल्ली का है, सब कुछ है यहाँ पर, सब कुछ ओके है, उसने कह दिया ड्रॉई जो है वो भी मैं हूँ, मेरे लिए बिल आया था, मुझे एक्सेप्ट करना है, तो मेरे लिए बिल आया, ड्रॉई नेम ये है, मैं भी दिल्ली में ही रहता हूँ, ये मैं बता रहा हूँ आपको स्पेसिफिकली, मैं भी दिल्ली में रहता हूँ, वो भी दिल्ली में रहता है, उसने बिल बना के भेज दिया। बट गाइस प्रॉब्लम क्या है कि उस बंदे के साथ मेरा हो गया अभी झगड़ा, अब लेकिन बिल तो एक्सेप्ट करना है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बना है और पार्टीज के साथ ट्रांजेक्शन हुए हैं, उसका बिल है मेरे पास, सब चीजें है, तो मैं क्या करूंगा, एक्सेप्टेड तब करूंगा, मतलब यहां पर मैं स्पेसिफिक कंडीशन ये डाल दूंगा कि एक्सेप्टेड ओनली इन मुंबई, यहां पर मैंने डाल दिया एक्सेप्टेड ओनली इन मुंबई। इसका मतलब है कि बंदे को पैसा लेना है तो ड्यू डेट के दिन मुंबई में मिले तो मैं दूंगा पैसा, और एल्स मैं नहीं दूंगा, दैट इज क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस। क्वालिफाइड एज अ प्लेस, प्लेस स्पेसिफिक मैंने बोल दिया कि मैं इस प्लेस पर ही पैसा दे पाऊंगा, यहां पर मैंने मुंबई वर्ड इसीलिए यूज किया जस्ट आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। ऐसा भी हो सकता है कि वो पर्सन स्पेसिफिकली बोल दे के क्वालिफाइड एक्सेप्टेंस के अंदर वो एक्सेप्टेंस में यहां पर कोई स्पेसिफिक एड्रेस बता दे कि इस एड्रेस पर ही मिलेगा पैसा, ऐसे भी कर सकता है, सो दैट इज क्वालिफाइड एज अ प्लेस, ठीक है। इसके बाद आता है क्वालिफाइड एज अ पार्टीज, ठीक है। अभी देखते हैं क्वालिफाइड एज अ पार्टी, जैसे मैंने आपको बताया ना पार्टीज में झगड़ा भी हो जाता है, बिजनेस है झगड़ा नहीं होता है, इसको कहते हैं कि रिलेशन में थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाती है। तो क्वालिफाइड एज अ पार्टीज में क्या होता है कि बिजनेस तो वैसे ही चल रहा है, रनिंग हो रहा है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बन के आ गया है, ड्रॉअर है, ड्रॉई है, ड्रॉई जो है उसको एक्सेप्ट भी करना है, बट यहां पर एक पेई का नाम डाल दिया गया है, और वो पेई जो है वो थर्ड पर्सन है जो कि सिर्फ बिल कलेक्शन के लिए काम करता है, वो कलेक्शन एजेंट है समझो, लेकिन उसके साथ जो है वो इस ड्रॉवी का नहीं जमता है, बिल्कुल भी नहीं जमता है।
तो वो क्या बोलेगा, या तो पैसा तुम खुद कलेक्ट करो तो मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और एल्स मैं एक्सेप्ट ही नहीं करूंगा, मैं उस पर्सन को तो अमाउंट दूंगा नहीं, आप कितना भी भेज दो उसको। सो दैट इज एक्सेप्टेंस फॉर द पार्टीज हो जाता है, क्वालिफाइड एज ए पार्टीज हो जाता है कि मैं उस पार्टी यानी जो पेई है और एल्स जो ड्रॉअर है उसमें। तो बहुत बार ये भी होता है कि ड्रॉअर के साथ भी हमारे रिलेशन अच्छे नहीं होते। बिजनेस रिलेशन कैसे होते हैं कि किसी एक पर्सन के साथ हमारी बनती नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं बिजनेस बंद करके बैठ जाऊं, बिजनेस में रन करूंगा लेकिन मैं उस पर्सन से नहीं मिलूंगा, मुझे माल लेना है तो भी भाई मैं उस पर्सन से नहीं मिलूंगा, उसको साइड में रखो, जब भी मैं आऊं तो किसी और आदमी को मेरे सामने भेज दो, ठीक है, इस तरह से काम होता है। तो दैट इज ड्रॉअर्स। तो ड्रॉअर जो है उससे भी नहीं जमता है, तो वो भी मैं बोल सकता हूँ कि यहाँ पर ड्रॉअर का नाम है, तो नहीं भाई तू पैसा लेने आएगा तो मैं तुझे दूंगा ही नहीं, तू यहाँ पर कोई पे ही डाल दे या तो कुछ और कर दे, तो मैं एक्सेप्टेड फॉर ओनली फॉर ड्रॉई, ये मैं ओनली फॉर ड्रॉअर, एक्सेप्टेड ओनली फॉर ड्रॉअर कर दूंगा। मुझे पेई से नहीं जमता तो मैं क्या करूंगा, एक्सेप्टेड ओनली फॉर ड्रॉअर, सिर्फ मैं ड्रॉअर को ही अमाउंट पे करूंगा, ये पेई को मैं पे नहीं करूंगा। सो दैट ऑल्सो बी द एक्सेप्टेंस। तो वो एक्सेप्टेंस हो जाती है क्वालिफाइड एज अ पार्टीज। इसके बाद आ जाती है कभी कभी ABCD और E जो होती है वो है दैट इज क्वालिफाइड एज अ कंडीशंस। इतनी सारी कंडीशंस जो मैंने आपको बता दी, उसके बाद आती है एक अलग से एक और नई कंडीशंस। और ये कंडीशंस का मतलब क्या है, ये बहुत कम रेयर केसेस में होने वाले केसेस है जहां पर एक फ्रेंडली रिलेशन होता है कि ठीक है भाई अपना इतना छोटा सा बिल है, अब ये मजाक मस्ती में कर दिया कि ठीक है उस दिन बारिश गिरती रहेगी तो मैं पैसा दूंगा। ये मैं जस्ट स्पेसिफिक कंडीशन ऐसे ही बता रहा हूँ, ऐसा मोस्टली होता नहीं है। यहाँ पर क्वालिफाइड एज अ कंडीशन जो बोल दिया गया, इसका मतलब ये भी हो सकता है कि बिजनेस जो है उसमें कभी भी सुबह में पैसे नहीं होते हैं, जो बिजनेस पूरा दिन भर रन होते होते हो सकता है इवनिंग आते आते पैसे आ जाए। तो एक्सेप्टेंट करते टाइम ये पर्सन बोल सकता है कि एक्सेप्टेड ओनली फॉर इवनिंग, यानी कि उस दिन जिस दिन ड्यू डेट है उसके आप सुबह में आके पैसे के लिए खड़े मत हो जाना, आप शाम में ही आना, इवनिंग में आना, नाइट में आना। नाइट में मेरा 9 बजे तक भी रहता है तो नाइट भी लिख सकता है। सो दैट इज कंडीशंस। तो उस कंडीशन के ऊपर अगर कोई भी लोग एक्सेप्टेंस कर रहा है सो दैट इज अ क्वालिफाइड एज अ कंडीशन, ठीक है। ऐसी स्पेसिफिक कोई कंडीशन आती है इन 4 चीजों को छोड़ के तो उसके कहा गया क्वालिफाइड एज अ कंडीशन। तो इस तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज में बहुत सारी कंडीशंस भी होती है। तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज का जो बेसिक पार्ट है वो हमने कंप्लीट कर दिया। अब हम लोग देखते हैं प्रोमिसरी नोट्स। सो गाइस देखते हैं अब हम लोग प्रोमिसरी नोट्स। सो प्रोमिसरी नोट्स क्या मतलब क्या होता है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है वो काफी लीगल है, बहुत ज्यादा लीगल फैक्टर पे बिलीव करता है, इसलिए उसमें एक्सेप्टेंस को बहुत बड़ा रोल दिया गया। एक्सेप्टेंस होने के बाद बिल डिसऑनर होता है तो उस पर केस भी हो सकता है, इतना लीगलाइज जाता है बिल्स ऑफ एक्सचेंज। बट प्रोमिसरी नोट्स उससे थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, तो बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो था उसका डेफिनेशन हमने देखा था, उसमें क्या आता था, इट इज एन नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट जिसमें एक अनकंडीशनल ऑर्डर होता था, ठीक है। वो काफी ज्यादा बिजनेस लेवल पे चले जाता है। बिजनेस लेवल पे वो क्या कहता है कि मैं अनकंडीशनल ऑर्डर हूं। अनकंडीशनल ऑर्डर मतलब उस डेट को आपको मुझे पे करना ही है। अनकंडीशनल ऑर्डर कहता है ऑर्डर यानी किसी को हम लोग ऑर्डर नहीं दे रहे, उस तरह से वो एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। जबकि प्रोमिसरी नोट जो है वो थोड़ा सा अलग है, वो क्या होता है, अनकंडीशनल प्रॉमिस है, अनकंडीशनल एग्रीमेंट है, जस्ट प्रॉमिस है। तो प्रोमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में ज्यादा सा चेंजेस नहीं है, सिर्फ माइनर चेंजेस है कि इसमें एक्सेप्टेंस नहीं होती। प्रोमिसरी नोट्स में एक्सेप्टेंस नहीं होती। प्रोमिसरी नोट्स इज जस्ट प्रॉमिस है कि मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, यानी कि यहाँ पर ड्रॉई सामने से प्रॉमिस कर रहा है कि हाँ भाई मैं हूं जो मैं प्रॉमिस कर रहा हूं, मीन्स आई प्रॉमिस टू पे दिस सर्टेन अमाउंट टू दिस पर्सन एट दिस डेट। वो तरह से फॉर्मेट भी पूरा सेम है, पूरा एक्सप्लेन करता हूं। प्रोमिसरी नोट्स में सिर्फ चेंज क्या होगा, तो अनकंडीशनल ऑर्डर नहीं है, ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर नहीं है प्रोमिसरी नोट्स, ये अनकंडीशनल एग्रीमेंट है, अनकंडीशनल ट्रस्ट है उन लोगों के बीच का, दोनों पार्टीज के बीच का ट्रस्ट है। तो मीनिंग एंड डेफिनेशन में मोस्टली कुछ चेंजेस नहीं है। पार्टीज की जब हम लोग बात करते हैं सो गाइस इसमें पार्टीज भी 3 नहीं होती है, 2 ही पार्टीज हो जाती है। फर्स्ट थिंग हो जाता है ड्रॉवर और मेकर जो प्रोमिसरी नोट्स बना रहा है वो, या तो फिर ड्रॉवर उसे कहते हैं मेकर, ड्रॉवर या मेकर हो जाता है, ठीक है। और यहाँ पर ड्रॉई होता है, सिर्फ 2 पार्टी है, कोई पेई इसमें नहीं होता है, ठीक है, पेई पर्सन इसमें नहीं आता है, 2 ही पार्टी होती है, ड्रॉवर एंड ड्रॉई। ड्रॉवर मीन्स द पर्सन हु मेक द प्रोमिसरी नोट्स, ड्रॉई मतलब वो प्रोमिसरी नोट्स किसके लिए बनाया गया है, ठीक है। तो पार्टीज सिर्फ इसमें 2 रहेगी। अब इसके फॉर्मेट में जब हम लोग आए तो मैं आपको सभी ऊपर एक इजीली बता दूं अंडरस्टैंडिंग के लिए कि ड्रॉ इसमें क्या चेंजेस होते हैं। सो माइनर चेंजेस, बहुत माइनर चेंजेस है। स्टैम्प जो यहाँ पर हम लोग लगा रहे थे सेम रहेगा, ऊपर प्रोमिसरी नोट लिखा रहेगा, जैसे उसमें बिल ऑफ एक्सचेंज था तो इसमें ऊपर प्रोमिसरी नोट्स लिखा है, ये भी ओके है, नो प्रॉब्लम। ये प्रोमिसरी नोट्स हो गया, स्टैम्प हो गया, यहाँ पर अमाउंटिंग इन फिगर जो आता है वो भी सेम हो गया, ठीक है। यहाँ पर मैं रुपीज लिख देता हूँ आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। स्टैम्प हो गया, स्टैम्प में मैं एस लिख देता हूँ, स्टैम्प हो गया, अमाउंट हो गया, यहाँ पर ड्रॉअर का नाम एड्रेस
एड्रेस, ठीक है, ये आ गया, डेट भी आ गया, डेट यानी बनाने की डेट भी आ गई, ठीक है, यहां तक सब कुछ सेम है। मेन पार्ट जो चेंजेस होता है ये इसकी बॉडी ऑफ जो बिल ऑफ एक्सचेंज था, बॉडी के अंदर जो टेक्स्ट आता था, बॉडी टेक्स्ट, उस टेक्स्ट में चेंजेस क्या होंगे? तो उस टेक्स्ट में मेजर चेंजेस जो होते हैं वो यहां पर टाइम पीरियड बाउंड नहीं होगा, ठीक है, इसमें टाइम पीरियड भी बाउंड नहीं है। प्रॉमिसरी नोट्स में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में टाइम बाउंडिंग कर देते थे हम सामने वाले पर्सन को, और उस टाइम बाउंडिंग के लिए हम उससे एक्सेप्टेंस लेते थे कि भाई एक्सेप्ट कर कि इतने तारीख को मैं आऊंगा तो तुझे देना ही है। तो वो अनकंडीशनल ऑर्डर होता था कि हाँ भाई 60 डेज के बाद ये ऑर्डर है कि तुझे ये अमाउंट पे करना ही है। बट यहाँ पर टाइम बाउंडिंग ही नहीं है। वेरी फर्स्ट थिंग क्या है, टाइम बाउंडिंग नहीं है, ठीक है। सो गाइस इसके फॉर्मेटिंग में जब क्या होगा, यहाँ पर ड्रॉअर का नाम, एड्रेस, डेट आ गया, इसके बाद ठीक है स्पेसिफिक डेज होंगे, कितने भी डेज, तो ये हो गया आफ्टर डेट, इसके बाद आफ्टर डेट। यहां तक तो पूरा सेम है, चेंजेस सेम है पूरा। बट इसके बाद क्या होगा, आफ्टर डेट आई प्रॉमिस, मीन्स जो पर्सन है वो सामने से प्रॉमिस करा, आई प्रॉमिस टू पे, ठीक है, आई प्रॉमिस टू पे। यहां पर जो भी होगा पे ही, आगे का सारा पार्ट सेम है, पूरा सेम है, एक्सेप्टेंस का पार्ट नहीं होगा, बाकी सारी चीजें सेम है, मतलब वही स्पेसिफिक टाइम पीरियड के साथ सब चीजें सेम है। सो प्रॉमिसरी नोट्स और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में फर्क यही है कि बिल्स ऑफ एक्सचेंज में जो मटेरियल सेल करता है, मतलब ड्रॉवर जो होता है वो पर्सन खुद डेटर्स, मतलब उस पर्सन का पैसा आना बाकी होता है। प्रॉमिसरी नोट्स इसका उल्टा है, मुझे पैसा किसी को देना बाकी है तो मैं प्रॉमिसरी नोट्स बना के उसको दे रहा हूं कि भाई मैं ये देखो आई प्रॉमिस, मतलब मैं खुद यहां पर अपना नाम डालकर मैं यहां पर उसको बना के दे रहा हूं कि आई प्रॉमिस टू पे दिस अमाउंट टू यू ऑन दिस डेट, ठीक है, और मैं यहां पर साइन कर रहा हूं। मतलब इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत क्यों नहीं है, इसका रीजन आपको अब समझ में आ ही गया होगा कि मुझे किसी को पैसा देना बाकी है तो मैं सामने से खुद ही मैं बना के दे रहा हूं कि भाई मैं इतने तारीख को इतने इतने दिन के बाद तेरे पैसा पेमेंट कर दूंगा, और मैं अपना साइन ऑलरेडी करके ही यहां पर दे रहा हूं। सो मैं जब खुद ही बना कर दे रहा हूं और खुद ही साइन ऑलरेडी कर दे रहा हूं, सो इसमें एक्सेप्टेंस की जरूरत इसीलिए नहीं है, अंडरस्टैंड। और मेन खाली जो चेंजेस वाला पार्ट है वो यही है कि आई प्रॉमिस टू पे, ये वर्ड यहां पर आ जाएगा, बाकी सारी चीजें पूरा फॉर्मेट सेम है। एक्सेप्टेंस की जरूरत इसीलिए नहीं है क्योंकि जिसको पैसा देना बाकी है वही खुद प्रॉमिसरी नोट्स बना रहा है, तो वही खुद साइन करके दे रहा है, सो वो ऑलरेडी इसे एक्सेप्ट कर ही दे रहा है। सो इसीलिए इसमें दो पार्टी होती है, ड्रॉवर एंड ड्रॉवी। ड्रॉवी मीन्स वही खुद पे ही होता है मोस्ट ऑफ द टाइम, पे ही अगर अलग रहेगा तो पे ही का नाम यहाँ पे चेंज हो जाएगा, दैट्स इट। बाकी इसमें कुछ चेंजेस नहीं है सिवाय प्रॉमिस टू पे, ये वर्ड आपको यहाँ पे ध्यान देना, और ऊपर प्रॉमिसरी नोट्स ध्यान देना है। इसके अलावा इसके प्रोफार्मा में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, और मीनिंग में भी कहीं भी कोई चेंजेस नहीं है, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं जर्नल एंट्रीज किस तरह से करनी है हमें इसमें। सो गाइस अब हम लोग देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म जो यूज होने वाले सम के अंदर हमें। सो वेरी फर्स्ट थिंग इसमें क्या आ जाता है, वो है ड्राफ्ट। सो ड्राफ्ट क्या है, तो मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया ड्राफ्ट क्या होता है। सो ड्राफ्ट कभी कभी क्या होगा, आपको सम में बताया जाएगा कि बिल का ड्राफ्ट रेडी कर दिया गया है, अब वो बिल सामने वाली पार्टी को भेजा गया है या नहीं वो आपको नहीं बताया, तो ऐसी चीजों में वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। बिल बिफोर एक्सेप्टेंस इज नोन एज ड्राफ्ट। जब तक वो बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ वो सिर्फ ड्राफ्ट है, और ड्राफ्ट से रिलेटेड कोई भी एंट्रीज कहीं भी नहीं आती है, क्योंकि ड्राफ्ट इज जस्ट अ पीस ऑफ पेपर, ओके। विदाउट एक्सेप्टेंस वो सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर है, वो सिर्फ एक पेपर है, कागज है। विदाउट एक्सेप्टेंस वो बिल ऑफ एक्सचेंज नहीं है। इसके बाद आता है टाइम टेन्योर, जो इंपॉर्टेंट चीज आ गई, वेरी इंपॉर्टेंट चीज, टाइम कहा जाए जिसे टेन्योर कहा जाता है, और टेनोर भी कहा जाता है। सो इस तरह से कोई रिलेटेड इंफॉर्मेशन आती है तो वो आपको ध्यान देना कि कितने डेज की है, तो इसके लिए आपका कैलकुलेटिव पार्ट वेरी स्ट्रांग होना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि इन अ ईयर सारे मंथ के अंदर क्या क्या कितने कितने डेज होते हैं। पब्लिक हॉलीडेज आपको पता होने चाहिए, 15 अगस्त, 26 जनवरी, वो सारी चीजें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद आता है थर्ड वन इज ग्रेस डे। अब ग्रेस डेज क्या होता है, ठीक है, ग्रेस डेज क्या होता है मैं बताता हूँ आपको। आपने अपने बिल पेमेंट करते होंगे, इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट जब आप लोग करते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी बिल पेमेंट के लिए एक डेट होती है, वो होती है ड्यू डेट, एक होती है डिस्काउंट डेट, ठीक है। दो तीन अलग अलग डेट होती है, एक होती है डिस्काउंट डेट। डिस्काउंट डेट क्या होती है, तो डिस्काउंट डेट वो होती है कि जब आपका बिल ड्यू हो रहा है उसके पहले आपने पेमेंट कर दिया तो आपको डिस्काउंट मिलता है, वो होती है डिस्काउंट डेट, ठीक है। तो हमारे भी जो हम लोग इसमें पढ़ेंगे तो हमें भी इसमें डिस्काउंट डेट मिलेगी। सो ये सारी चीजें हमें ध्यान देनी है, और उसको रेगुलर लाइफ के साथ जोड़ेंगे तो हमें याद भी रहेगा। डिस्काउंट डेट हो गया। इसके बाद एक और टर्म आता है तो वो होता है ड्यू डेट, तो वो मैं यहाँ पर ले लेता हूं ताकि आपको एक्सप्लेन करने में भी इजी हो जाए मुझे। अब ड्यू डेट क्या होता है वो आना चाहिए सबसे पहले आपके दिमाग में, उसके बाद हम लोग देखते हैं ग्रेस डेज क्या है। सो ड्यू डेट इज द डेट, मैच्योरिटी डेट आपको पता है,
आपने फिक्स डिपॉजिट कराया होता है बैंक में, फिक्स डिपॉजिट कराते 1 साल के लिए, 1 साल के बाद जब वो एक स्पेसिफिक डे आ जाता है उस दिन आप अपना फिक्स डिपॉजिट वापस खुलवाने के लिए पहुंच जाते हो, सो दैट इज ड्यू डेट। मैच्योरिटी डेट जो होती है दैट इज ड्यू डेट। 60 डेज का अगर बिल है, 60 डेज के बाद जो डेट आती है दैट इज ड्यू डेट। सो ड्यू डेट का कैलकुलेशन आपको आना चाहिए वेरी इजी वे से, कि अगर आपको 60 डेज बोला है आपका, अगर वो बिल टर्म क्या है उसके अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन आना चाहिए वेरी फास्ट। 2 महीना बोल दिया तो आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो कि आज 1 तारीख है, 2 महीने बाद 1 तारीख ही होगी। 2 मंथ्स बोला है तो आप 1 तारीख ही गिनते हो 2 महीने के बाद की। लेकिन अगर आपको बोला जाता है 60 डेज, तब आपको कैलकुलेट करना है कि इस बार फरवरी में कितने डेज होने वाले हैं, मार्च में कितने डेज होते हैं वो तो फिक्स है, फरवरी के डेज आपको पता होने चाहिए ना, तो वो आपको पता होना चाहिए। अगर 2016 दिया, 2020 दिया है तो उसमें फरवरी में 29 डेज होंगे और एल्स 28 डेज होंगे, ठीक है। इस तरह से आपको ड्यू डेट कैलकुलेट करना है। तो वो ड्यू डेट के बाद, ड्यू डेट आ गई, ड्यू डेट के बाद अगर जब आप बिल लेके जाते हो सामने वाले पार्टी के पास पेमेंट मांगने के लिए, और वो बोल देता है कि आई वॉज अनेबल टू पे अमाउंट राइट नाउ, मैं अभी पैसा नहीं दे सकता हूँ, ठीक है, तो आप 2 दिन बाद आओ, तो आप 2 दिन तक से कुछ नहीं कर सकते, 2 दिन के बाद आप जाओगे। तो ये ड्यू डेट जो है वो कैलकुलेट करनी होती है वो 2 दिन के बाद। तो ग्रेस डेज दिए गए, उसके लिए ग्रेस डेज का मतलब होता है स्पेसिफिक टाइम पीरियड, ड्यू डेट के बाद भी मैं उसे दे देता हूं कि हाँ 3 दिन का ग्रेस डेज दे दिया गया है, वो 3 दिन के बाद ही मैं उसकी ड्यू डेट कैलकुलेट करता हूं। कैसे कैलकुलेट करता हूं उसको मैं इजी कैलकुलेशन से आपको बताता हूं। मान लीजिए आज 3 जनवरी है, ठीक है, आज 3 जनवरी है और मैंने 15 दिन का कोई बिल बनाया है। 3 जनवरी से 15 दिन कितने हो गए, सो 15 और 3 आप गिनोगे तो आपको 18 मिलेगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप उसको उंगलियों पे कैलकुलेट करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि 17 इज अ ड्यू डेट, ठीक है। आप गिन सकते हो उसको, 3 तारीख जहां जिस दिन बिल बना उस दिन वो डेट हमेशा गिनी जाती है। मोस्ट ऑफ द टाइम ड्यू डेट आप कैलकुलेट करते हो विद द डेट ऑफ एक्सेप्टेंस, ठीक है। सो बहुत सारे सम में डेट ऑफ एक्सेप्टेंस भी सेम ही होगी। अगर डेट ऑफ एक्सेप्टेंस अलग है तो हम लोग क्या करते हैं, इस सम में 2 जनवरी को बिल बना और 3 जनवरी को एक्सेप्ट हुआ, तो 3 जनवरी से गिनोगे आप तो आपको 15 डेज मिलेंगे। 17 ऑफ जनवरी, 17 जनवरी के बाद 3 डेज का ग्रेस डे आप दे सकते हो पार्टी को, ग्रेस डे का पीरियड देते हो 3 दिन और एक्स्ट्रा। सो 17 के बाद 18, 19, 20, सो आपके उस बिल का ड्यू डेट होगा 20 जनवरी। तो आपको समझा ड्यू डेट और ग्रेस डेज दोनों चीजें। अब इसके बाद आ जाते हैं हॉलीडे। हॉलीडे कैलकुलेशन में आपको कैसे लेना है वो, तो इसलिए मैं यहाँ पे हॉलीडे टर्म और ले लेता हूँ। हॉलीडे मीन्स यहाँ से मतलब है पब्लिक हॉलीडे से मतलब है, पब्लिक हॉलीडे मतलब 26 जनवरी, 15 अगस्त, 2 अक्टूबर, और भी जो भी पब्लिक हॉलीडेज होते हैं, जो इंपॉर्टेंटली 3 ही चीजें आपको ध्यान रखनी है, 2 ही ध्यान रखनी है, 15 अगस्त एंड 26 जनवरी, जो दोनों इंडिपेंडेंस डे एंड रिपब्लिक डे है इंडिया में, वो पब्लिक हॉलीडे है इंडिया में, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर मैंने ले लिया 3 जनवरी, फिर से मैंने ले लिया 3 जनवरी को बिल बना है और सेम डेट बिल एक्सेप्ट भी हो गया, तो 3 जनवरी को ये बिल बना, बिल एक्सेप्ट भी हो गया, तो 3 जनवरी इज अ बिल मेकिंग डेट हो गई। उसके बाद 20 दिन का हमने बिल, 20 दिन का जो हमने टाइम पीरियड, जो टेन्योर है ना हमारा टाइम, वो कितना है, 20 डेज है समझिए। अब 3 जनवरी से आप 20 डेज गिनेंगे, 3 जनवरी से आप 20 डेज गिनेंगे तो कितना आएगा, 23 आ जाएगा, 23 जनवरी। अब 23 जनवरी उसके बाद 23 जनवरी से आप 3 दिन का ग्रेस पीरियड दे देंगे, कितना हो जाएगा, 24, 25 एंड 26 जनवरी। तो 26 जनवरी आपका ड्यू डेट है, तो 26 जनवरी आप उस ड्यू डेट को नहीं लोगे क्योंकि 26 जनवरी इज अ पब्लिक हॉलीडे। सो ऐसे में वो बिल कब ड्यू हो जाएगा, 25 जनवरी को ही ड्यू हो जाएगा। ये कैलकुलेटिव में आपको ध्यान देना है कि अगर उस दिन कोई पब्लिक हॉलीडे है तो बिल ड्यू कब होगा, 26 जनवरी को नहीं, उसके 1 दिन पहले ही ड्यू हो जाएगा। और कभी ऐसी सिचुएशन में आता है कि वो फर्म का हॉलीडे है या फिर कोई अदर हॉलीडे आ जाता है कि वो संडे आ रहा है, समझो संडे के दिन वो फर्म बंद रहता है और संडे आ रहा है बीच में। सो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, 26 नहीं, कोई भी एक पर्टिकुलर डेट ले लीजिए, मान लिए 25 फरवरी है, 25 फरवरी को बिल ड्यू हो रहा था, बट 25 फरवरी को फर्म बंद रहेगा, तो ऐसे में वो बिल का ड्यू डेट 24 नहीं 26 फरवरी हो जाएगा। ये आपको ध्यान देना, पब्लिक हॉलीडे में 1 दिन पहले लेना है पैसा, जबकि अगर अदर कोई हॉलीडे है तो 1 दिन बाद पैसा लिया जाएगा, क्योंकि पब्लिक हॉलीडे प्लान्ड हॉलीडे नहीं होते, वो पहले से डिसाइडेड हॉलीडे है ना, बहुत पहले से डिसाइडेड हॉलीडे है। तो डिसाइडेड हॉलीडे है तो उसके लिए क्या करना है कि उसके अमाउंट हम लोग पहले रिकवर कर सकते हैं, क्योंकि आदमी को पता होता है कि ये दिन तो बंद रहने वाला है, तो उसके लिए अमाउंट वो पहले से ही जमा करके रखेगा। ये सारी चीजें इसमें इंपॉर्टेंट टर्म्स थे जो हमने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं जनरल एंट्रीज। सो गाइस सिंपल बिल देखते हैं और सिंपल बिल की जनरल एंट्रीज कैसे होती है वो देखते हैं।
वेरी फर्स्ट थिंग क्या हो गया, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। अब ड्रॉअर के बुक में एंट्री करना है, ड्रॉई के बुक में, दोनों के बुक में एंट्री एक साथ में आपको बता रहा हूं। ड्रॉअर मतलब पर्सन जिसने माल बेचा है, ऐसे हमें समझना होगा, मीन्स सेलर, यानी ड्रॉअर यानी सेलर, और ड्रॉई यानी परचेसर, जिसने गुड्स परचेस किए हैं। दोनों के बुक में एंट्री इसलिए देख रहे हैं हम लोग क्योंकि हमें सम कभी भी इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई के बुक में भी जर्नल एंट्रीज करने बोला जा सकता है, या फिर ड्रॉअर के बुक में भी जर्नल एंट्रीज करने बोला जा सकता है। तो मेरी आपको एडवाइस यही रहेगी कि आप ड्रॉअर्स के बुक में एंट्री समझ जाइए। अगर आपको ड्रॉअर्स के बुक की एंट्री पूरी पूरी समझ गई, उसके सामने किस तरह से ड्रॉई के बुक में एंट्री वेरी इजीनेस से होती है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जो मैं इस सम में ही आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले क्या हुआ, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। तो ड्रॉअर के लिए क्या हो गया, ये ट्रांजेक्शन हो गया गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बट एट द सेम टाइम मैं ड्रॉई के लिए देखूँ तो ड्रॉई के लिए क्या हो गया, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट। ठीक है, यानी गुड्स सोल्ड हुआ क्रेडिट में, ड्रॉअर ये सोच रहा है कि मैंने गुड्स सेल किया है, ड्रॉई सोच रहा है गुड्स मैंने परचेज किया है। अब जब ड्रॉअर सेल कर रहा है और किसी को गुड क्रेडिट में बेच रहा है, तो जो सामने वाला पर्सन होगा वो क्या होगा, डेटर्स होगा। जब तक बिल नहीं बनता तब तक वो डेटर्स होता है, और जिसने ये गुड्स परचेज किया है क्रेडिट में, दैट इज ड्रॉई। सो ड्रॉई जिसने परचेज गुड्स क्रेडिट में किया है, तो वो कौन, उसके लिए जो सामने वाला पर्सन है वो क्रेडिटर्स है। तो हमें दोनों चीजें एट द सेम टाइम समझनी है कि जो सेलर है वो डेटर्स है और जो परचेसर है वो क्रेडिटर है। ठीक है, ये दो चीजें हो गई। दूसरा होता है कि जब तक बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट नहीं होता तब तक वो डेटर है। जैसे ही बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट हो गया तो ड्रॉअर के लिए जो ये सामने वाला पर्सन मतलब जो परचेसर है, जो ड्रॉई है, वो क्या हो जाएगा, बिल्स रिसीवेबल बन जाएगा। ठीक है, और ये हो जाएगा इसके बुक में, वो हो जाएगा बिल्स पेबल, क्योंकि बिल ड्रॉन होने के बाद हम लोग डेटर्स को बिल्स रिसीवेबल में इंक्लूड कर लेते हैं। सो लेट्स बिगिन, गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट। सबसे पहले गुड्स सेल हुए हैं क्रेडिट में, क्रेडिट में गुड्स सेल हुए तो क्या होगी एंट्री, सो डेटर्स अकाउंट डेबिट हो जाता है। हमारे पास से तो गुड्स गए हैं तो हमारे क्रेडिट साइड में आएंगे, डेटर्स अकाउंट डेबिट। यहाँ पे मैं डेटर्स अकाउंट, और यहाँ पर ये कर दिया बीच में मैं यहाँ पर लिख दूंगा ड्रॉवीज अकाउंट डेबिट होगा यहाँ पर। ठीक है, हम लोग डेटर्स नहीं ड्रॉई अकाउंट ही मोस्टली मेंशन करेंगे। मैं जस्ट शुरुआत में एक टर्म आपके लिए ले रहा हूँ डेटर्स, उसके बाद हम लोग आगे सिर्फ ड्रॉई वर्ड यूज करेंगे फॉर द पर्सन जिसे हमने बेचा है, टू सेल्स अकाउंट। इस तरह से हमने ये एंट्री होगी कि हमने गुड्स अगर क्रेडिट में सेल किया है तो हमें सेल हुआ, लेकिन क्रेडिट में हुआ तो उस पर्सन के नाम पे चलेगा। अगर सेम टाइम कैश में सेल होता तो क्या होता है, डेबिट वर्ड कम्स इन, पैसा आ रहा है, सो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट हो जाता था। क्रेडिट में सेल हुआ तो जो जिसको सेल किया क्रेडिट में उसका नाम आ गया। अब इसी एंट्री के साथ में आपको साथ में बताऊंगा ड्रॉई की एंट्री। जब ये एंट्री हो गई, उल्टा एंट्री होता है ड्रॉई के बुक में, जहां यहाँ सेल है तो वहां यहाँ परचेस हो जाएगा। ठीक है, मतलब ड्रॉई ने तो परचेस किया है ना, उसने सेल थोड़ी किया है, तो परचेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट आ जाता है, जिससे हम लोग यहाँ पर क्या बोल सकते हैं, क्रेडिटर्स अकाउंट भी बोल सकते हैं। जस्ट एक बार अंडरस्टैंडिंग के लिए क्रेडिटर्स यूज कर रहे हैं, हमें हमेशा ड्रॉवर्स यूज करना है। जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे तो हमें यहाँ पर ड्रॉवर नहीं, ड्रॉवर्स का नाम लेना होगा। यहाँ पर अगर मान लो ड्रॉवर के बुक में एंट्री कर रहे हैं तो ड्रॉई का नाम लेना है। अब बिफोर स्टार्ट करने के पहले ही एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो आपको बता दूं, अगर मैं ड्रॉवर के बुक में एंट्री कर रहा हूं तो ड्रॉवर का नाम उसके बुक में कभी भी कहीं भी नहीं आएगा। मान लीजिए अजय एक ड्रॉवर है, अजय के बुक में अगर मैं एंट्री कर रहा हूं तो अजय का नाम अजय के बुक्स के अंदर कभी भी नहीं आएगा। ड्रॉई के बुक में एंट्री कर रहा हूं तो ड्रॉई का नाम भी कभी भी ड्रॉई के बुक में नहीं आना चाहिए। विजय मान लीजिए ड्रॉई है, अगर मैं विजय के बुक में एंट्री कर रहा हूं तो विजय का नाम कभी भी नहीं आना चाहिए। सिर्फ बेसिक कंसेप्ट है, ये दो ही चीजें आपको बराबर पता चलेगी तो कहीं भी गलती कभी नहीं होगी। अजय का नाम अगर अजय के जिसके बुक में एंट्री कर रहे हैं हम लोग जर्नल एंट्रीज, उस पर्सन का नाम उस बुक में कभी भी नहीं आना चाहिए। इसके बाद आया बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड। यहां तक क्या हुआ, हमने सेल किया था क्रेडिट में, लेकिन अब हमने बिल भी बना दिया, उसको एक्सेप्ट भी कर लिया सामने वाले ने। तो ऐसी सिचुएशन में क्या एंट्री होती है, ये दो एंट्रीज जो है मोस्टली हमारे हर ट्रांजेक्शन में आगे होने वाली है जब हम लोग सम सॉल्व करेंगे, क्योंकि कोई भी टाइम पे सेल होगा क्रेडिट में तभी बिल ऑफ एक्सचेंज वहां पे पिक्चर में आएगा, और बिल ऑफ एक्सचेंज जब पिक्चर में आएगा उसके बाद ही आगे के सारे ट्रांजेक्शन होंगे। तो मैंने जस्ट यहाँ पे एक सिंपल ट्रांजेक्शन ले लिया, जैसे जस्ट एक्सप्लेनेशन के लिए कि गुड्स सोल्ड हुआ, बिल बन गया और वो बिल ऑनर भी हो गया। मतलब ड्यू डेट पे बिल ऑनर होने का मतलब होता है कि पैसा हमें रिसीव भी हो गया जो पैसा आना था। तो पहले बिल ड्रॉन और एक्सेप्टेड की क्या एंट्री होगी, तो जैसे यहाँ पर ड्रॉई अकाउंट डेबिट में गया था तो ड्रॉई अकाउंट ऑफ क्रेडिट में चले जाएगा और ये हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ठीक है, मैंने आपको बताया ना, जब तक
पैसा, मतलब जब तक हम लोगों ने बिल एक्सेप्ट नहीं हुआ तब तक वो डेटर्स है, जैसे ही बिल एक्सेप्ट हो गया वो हो जाएगा बिल्स रिसीवेबल, और बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से ये एंट्री हुई। अब बिल ड्रॉन एक्सेप्ट जब होता है एट द सेम टाइम ड्रॉई के साइड में भी एंट्री हो जाएगी, तो इसकी उल्टी एंट्री, जैसे मैंने आपको बताया ना, यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल है डेबिट साइड में, तो यहाँ पर बिल्स पेबल हो जाएगा क्रेडिट साइड में, और यहाँ पर ड्रॉई है तो ऑब्वियसली ड्रॉई के बुक में ड्रॉई का नाम नहीं आता, ड्रॉअर का नाम आता है। सो ड्रॉअर्स अकाउंट डेबिट और टू बिल्स पेबल हो जाएगा। जब हम लोग क्रेडिटर्स की बात कर रहे थे तो ये बिल्स पेबल हो जाएगा, डेटर्स की बात करें तो बिल्स रिसीवेबल हो जाएगा। इजीली ध्यान देना है, क्या चीजें लायबिलिटीज में लिखते थे, क्या असेट्स में लिखते थे, अभी तक वही सारी चीजें यहाँ पे यूज हो रही है, वही सारे टर्म यहाँ पे यूज हो रहे हैं। बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट, बिल ऑनर हो गया है मतलब कि बिल का पैसा रिसीव हो गया, ड्यू डेट पे बिल मिल गया। इस तरह के ट्रांजेक्शन हमें बहुत कम मिलेंगे जहां पे बिल हमने दिया भी, सामने वाले ने एक्सेप्ट भी कर लिया और बिल ऑनर भी हो गया, तो सिर्फ 3 एंट्री में कोई सम हमारा एंड होने वाला है नहीं, आगे बहुत सारे ट्रांजेक्शन रहेंगे। लेकिन क्या होगा, बिल डिसऑनर होने के बाद वापस से जब न्यू बिल बनेगा तो वो एक्सेप्ट होगा बहुत जल्दी ही। तो अगर वो एक्सेप्ट हो रहा है, बिल ऑनर ऑन ड्यू डेट हो रहा है, तो उसकी एंट्री क्या होगी, तो देखिए बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट में था, ठीक है, तो अब क्या होगा, हमें पैसा आ जाएगा, ऑनर हो गया तो हमें पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो कैश हमारे पास क्या आएगा, कैश आएगा, और एल्स हमारे बैंक में पैसा आ सकता है, तो मैंने कैश/बैंक अकाउंट डेबिट कर दिया, और पैसा कहां से आ रहा है, तो हमारे बिल्स रिसीवेबल से आ रहा है ना, क्योंकि हमने तो अभी पार्टी के नाम पे नहीं रखना है, अभी हमने उसका बिल बना दिया था, तो बिल्स रिसीवेबल अकाउंट हो गया। वैसे ही यहाँ पे क्या हो गया, बिल्स पेबल था, तो बिल्स पेबल को ये लोगों ने पैसा दिया, ड्रॉई जो है उसका पैसा जा रहा है, पैसा जा रहा है तो क्या होगा, ड्रॉई के पास से पैसा जा रहा है तो क्रेडिट साइड में आएगा, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो पैसा जा रहा है तो कैश एंड बैंक अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट में आएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। इस तरह से ये एंट्री हो गई। अब आप यहां से बस यहाँ देखते जाइए, इन दोनों का क्रॉस कनेक्शन देखेंगे तो आपको पता भी चल जाएगा, ड्रॉई था वहां ड्रॉर हो गया, सेल्स का परचेस हो गया, बिल्स रिसीवेबल था बिल्स पेबल हो गया, ड्रॉई का ड्रॉर हो गया। क्रॉस एंट्रीज होते जाती है, जो ड्रॉअर बुक में एंट्री होती है उसकी सेम उल्टी क्रॉस एंट्री ड्रॉई की बुक में होती है। अब बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट एंड नोटिंग चार्जेस पेड, ये हो जाता है बहुत बार कि क्या हो गया, बिल बना सब कुछ हुआ, लेकिन बिल जब ड्यू डेट पे सामने वाली पार्टी के पास गया उसने डिसऑनर कर दिया, मतलब पे नहीं कर पाया। पे नहीं करने पे क्या होता है, नोटिंग चार्जेस पे करना पड़ता है, मोस्ट ऑफ द सम में नोटिंग चार्जेस दिया होता है, नहीं भी दिया होता है, दिया है तो कैश में पे करना है, नहीं दिया है तो नहीं पे करना है। बिल डिसऑनर ऑन ड्यू डेट, तो बिल डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया, फिर से बिल हमारा अकाउंट्स में आ जाएगा, फिर से बिल हमारा अकाउंट्स में आ जाएगा ना, तो फिर से किसके नाम पे चढ़ेगा, वो वापस से चढ़ जाएगा ड्रॉई के नाम पे, ठीक है, ड्रॉई अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। ड्रॉई अकाउंट डेबिट हो गया क्योंकि ड्रॉई के नाम पे चढ़ गया ना वापस से पैसा पूरा पूरा। कहां से चढ़ा, तो एक तो बिल्स रिसीवेबल जो पैसा देना आना बाकी था बिल्स रिसीवेबल का, वो अमाउंट जो भी रहेगा वो पूरा पूरा तो एक तो बाकी हो गया, वो तो पूरा पूरा बाकी है अभी। लेकिन दूसरा और एक क्या हो गया, साथ में नोटिंग चार्जेस, यानी कैश में हमें वो भी पे करना पड़ा। नोटिंग चार्जेस मोस्ट ऑफ द टाइम कैश में ही पे करने होते हैं, सो हम लोग यहाँ पे कैश लिखेंगे, कैश में नोटिंग चार्जेस अमाउंट हो गया, नोटिंग चार्जेस प्लस बिल का अमाउंट दोनों भी अब ड्रॉई में चढ़ गया। मान लो 10,000 का बिल था, नोटिंग चार्जेस 100 रुपए था, तो 10,100 रुपए ड्रॉई के अकाउंट में चढ़ गया। अब इसकी रिवर्स एंट्री यहाँ पे कैसे होगी वो देखते हैं हम लोग। यहाँ पे देखिए बिल्स रिसीवेबल है, पहले ड्रॉई अकाउंट डेबिट में है तो वो तो यहाँ पर हो जाएगा ड्रॉअर्स अकाउंट, ठीक है, बट बिल्स रिसीवेबल अकाउंट है यहाँ पे क्रेडिट में, तो यहाँ पर आ जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट, ठीक है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो गया। उसके बाद कैश अकाउंट की जगह पे यहाँ पे कैश अकाउंट नहीं आएगा, यहाँ पे नोटिंग चार्जेस होगा, क्योंकि पे किसने किया है, जिसका बिल डिसऑनर होता है पे उसे करना होता है, ये पर्सन नहीं पे करेगा ड्रॉई, इसने सिर्फ बिल डिसऑनर किया है, लेकिन बिल बनाया जिसने था उसे नोटिंग चार्जेस पे करने होते हैं, इसने तो अपने अकाउंट में डाल दिया नोटिंग चार्जेस, यानी कि इसके अकाउंट में भी अमाउंट चढ़ेगा बट नोटिंग चार्जेस चढ़ेगा, एंड टू ड्रॉवर्स अकाउंट, यानी कि अभी इसके अकाउंट में भी सेम अमाउंट आ गया जितना अकाउंट में बिल्स पेबल एंड नोटिंग चार्जेस दोनों को मिला के जो अमाउंट आएगा दैट इज ऑन ड्रॉअर्स अकाउंट और ड्रॉई अकाउंट। इस तरह से अगर कोई बिल डिसऑनर होता है ऑन ड्यू डेट तो इस तरह की एंट्रीज होती है। अब हम लोग धीरे धीरे आगे जाएंगे कि और क्या क्या मेथड है जहां पर बिल डिस्काउंटेड कराया बैंक से, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन भी एक मेथड होता है। उसके बाद पेई का इंटरफेयर होगा, जहां पे थर्ड पर्सन आएगा उसको अगर हम लोग दे रहे तो क्या होगा, वो सारी चीजें हम लोग देखते हैं आगे, और उसकी एंट्रीज कैसे होती है वो देखते हैं। सो गाइस देखते हैं अब जो सेकेंड का पार्ट आ जाता है वो कि क्या हो सकता है, हम लोगों ने गुड सेल किया, बिल्स ड्रॉन हो गया, और उस बिल को क्या कर सकते हैं, डिस्काउंटेड विद बैंक, जो मैंने आपको पहले एक्सप्लेनेशन में बताया है
कि बिल क्या करते हैं हम लोग, डिस्काउंटेड विद बैंक करते हैं। डिस्काउंटेड विद बैंक मतलब हम लोग उस बिल को बैंक से डिस्काउंट करा देते हैं। बैंक से डिस्काउंट कराते हैं यानी कि पैसा पहले ले लेते हैं, जब मुझे जरूरत है तो पैसा मैंने पहले ले लिया। सो इस सिचुएशन में क्या होगा, ड्रॉअर के बुक में इसकी एंट्री आ जाएगी, क्योंकि मुझे पैसा मिल गया, तो मुझे डायरेक्ट पैसा मिल गया, तो मेरे पास तो पैसा आ गया, कैश बैंक अकाउंट आ गया, डेबिट हो गया। अब बिल डिस्काउंटेड विद बैंक यानी कि ड्यू डेट के पहले ही बिल मैंने बैंक से डिस्काउंटेड कराया, तो बैंक क्या करेगा, उसका कुछ चार्ज ले लेगा। मैं उससे अपने बुक में अकाउंट बताऊंगा, डिस्काउंट बताऊंगा। एक्चुअली वो क्या हुआ है, उन्होंने पैसा ले लिया है कुछ कम करके, मुझे बिल जो है मेरा, देखिए मैं यहाँ लिख देता हूँ, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। मेरा जो भी बिल होगा बिल्स रिसीवेबल में वो अमाउंट दिखेगा 10,000 रुपए, लेकिन उसमें से मुझे मिला 9,500 रुपए डिस्काउंट जो है बैंक ने कट कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब बिल डिस्काउंटेड जब मैंने कराया बैंक से, और वो बैंक से डिस्काउंटेड करा के इसका पैसा मैंने टाइम के पहले ही ले लिया, तो उसको ड्रॉई को तो ये चीज पता ही नहीं चलेगी, पहली चीज। दूसरी चीज, मैं बिल को डिस्काउंटेड कराऊं, मैं बिल किसी थर्ड पार्टी को दे दूं, मैं बिल कुछ भी करूं, ड्रॉवी को उस चीज से कोई लेना देना नहीं है मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि ड्रॉवी के पास वो बिल कब पहुंचेगा, जब उसने एक्सेप्ट कर दिया ना, उसके बाद बिल जब पहुंचेगा तब सिर्फ ड्यू डेट होगी तभी पहुंचेगा, उसके पहले उसके बाद बिल पहुंचेगा ही नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में अगर कोई भी बिल आप डिस्काउंटेड कराते हो बैंक से, तो ड्रॉई के लिए वो डजेंट मैटर है। ड्रॉई को वो चीज कब पता चलेगी, जब वो अमाउंट रिसीव होगा, मतलब सॉरी वो बिल जो है वो ड्यू होगा, और वो ड्यू होगा बिल ड्रॉई के पास आएगा। आप डिस्काउंटेड करा दो, आप किसी से पैसा लेके बिल उसको दे दो, ड्रॉअर को ही पता चलेगा, ड्रॉई को कुछ पता नहीं चलेगा, ड्रॉई को पता चलेगा जब उसके बाद बिल आएगा। अब ऑनर्ड हुआ है, ऑनर्ड मतलब बिल रिसीव हो रहा है ऑन द ड्यू डेट, तो डिस्काउंटेड बिल ऑनर हो गया, तो ड्रॉअर को आप पूछ लेना देना नहीं, क्योंकि ड्रॉअर तो अपना पैसा बैंक से पहले ही ले चुका है। सो जब डिस्काउंटेड बिल ऑनर होता है तो ड्रॉअर के बुक में एंट्री नहीं होती है, क्योंकि ड्रॉअर ऑलरेडी ये पैसा ले चुका है यहां से, ड्रॉअर ऑलरेडी पैसा ले चुका था बैंक से, तो ड्रॉअर के बुक में एंट्री नहीं होगी इसकी, लेकिन इसकी एंट्री यहां होगी। ठीक है, यहां होगी, यहां पे इस पर्सन के पास से क्या जाएगा, पैसा जाएगा। डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, इसके पास से पैसा जाएगा, तो इसके पास एंट्री आ जाएगी बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। ये होना ऑनर बिल की एंट्री जो पिछले पार्ट में हमने देखी, वो सेम एंट्री है, नथिंग, इसमें कुछ चेंजेस नहीं है। सिंपली उसने क्या किया, यहाँ पर कैश बैंक अकाउंट में नहीं बल्कि बैंक अकाउंट हम लोग बताएंगे, क्योंकि बैंक से डिस्काउंटेड हुआ तो वो सिर्फ बैंक को पे करेगा। ठीक है, तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ये उसने ऑनर हो गया। बट जब डिसऑनर होता है, यानी डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर हो गया, अब डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा तो दोनों को फर्क पड़ेगा, क्योंकि बैंक वापस से पैसा किससे लेगी, इस पर्सन से वापस से पैसा लेगी बैंक, और यहां पर ड्रॉई के बुक में भी एंट्री आएगी, तो बैंक वापस से जब इससे पैसा लेगी तो एंट्री क्या होगी हमारी, वापस से बिल्स पेबल अकाउंट, यहां पर क्या था क्रेडिट में था, वहां पर भी क्रेडिट में ही रहेगा, यहां पर क्या हो जाएगा, ड्रॉइज नेम आ जाएगा, ड्रॉइज अकाउंट डेबिट टू। अब हमारे पास से क्या क्या होने वाला है, वापस से फिर से यहां पर किसको अमाउंट पे करना है, हमें ड्रॉई को। ड्रॉई अकाउंट जब डेबिट हुआ तो क्या हो जाएगा, टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक ने पहले ही हमें पैसा दे दिया था, सो बैंक अकाउंट यहां पर आ जाएगा, टू बैंक अकाउंट, ड्रॉई अकाउंट टू बैंक अकाउंट। अब हमें बैंक को पैसा हमें देना पड़ेगा। अगर हम लोग किसी थर्ड पार्टी से कभी भी कांटेक्ट करते तो यही मेन मोटो हो जाता है हमारा। बैंक एक जो है वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो हमें पैसे से रिलेटेड यहाँ पे हेल्प कर रहा था, तो हमें जरूरत थी तब उसने दे दिया, लेकिन अब क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया, तो अब हमें पैसा बैंक को हमें देना पड़ेगा वापस से। और यहाँ पर ये जो बैंक अकाउंट मैंने लिखा, अगर नोटरी चार्जेस होते तो वो भी यहाँ पर आ जाते हैं। सो यहाँ पे बिल अमाउंट प्लस नोटरी चार्जेस हो जाता है, दोनों अमाउंट हो जाते पेड, दोनों अमाउंट हमें देने पड़ते हैं। और अगर नोटिंग चार्जेस नहीं है तो सिर्फ बैंक अकाउंट आता है, अगर दोनों है तो दोनों का अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा। सेम इसका उल्टा एंट्री यहाँ पर आ जाता है, यहाँ पर इनका आ जाएगा बिल्स पेबल अकाउंट, क्योंकि ये एंट्री में कुछ चेंजेस होने वाले नहीं, बिल्स पेबल अकाउंट भी वही है। अगर कोई नोटिंग चार्जेस पे कर रहे हैं तो वो भी आ गया नोटिंग चार्जेस अकाउंट, नहीं पे कर रहे तो वो नहीं आएगा, टू ड्रॉअर्स अकाउंट। मतलब इसने तो बिल डिसऑनर किया तो इसको ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन यहाँ पर हमारे को हमें वो अमाउंट अब हमने जो पहले ले लिया बैंक से, अब हमें वापस से वो बैंक को पे करना पड़ेगा।
ठीक है, तो इस तरह से अगर बिल डिस्काउंटेड बिल कभी डिसऑनर होता है तो उसकी एंट्री इस तरह से होती है। मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे ड्रॉई के बुक में और ड्रॉअर के बुक में भी आप देखिए तो आपको डिसऑनर की एंट्री में ज्यादा फर्क नहीं मिलेगा। डिसऑनर में हमेशा क्या होगा, नीचे के पार्ट में बैंक से अगर आपने लिया तो बैंक आएगा, अगर आपने इंडोर्स कराया तो इंडोर्सी का नाम आएगा, और अगर आपने अपने ही पास रखा है तो वहां पर बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। ठीक है, सो देखते हैं अभी नेक्स्ट एंट्री कैसी होती है। डिस्काउंटेड बिल के बाद हम लोग देखते हैं इंडोर्समेंट की एंट्री। ठीक है, सो गाइस अब हम लोग देखते हैं इंडोर्समेंट की एंट्री। ठीक है, सो अब पहले हमने देखा डिस्काउंटेड बिल, अब आ रहा है इंडोर्समेंट। इंडोर्समेंट का मतलब क्या होता है पहले वो जान लेते। एक पर्सन होता है जो सिर्फ कलेक्शन का काम करता है, तो हम लोग क्या करते हैं अपना बिल उस इंडोर्सिंग पर्सन को दे देते हैं कि भाई तू मेरा बिल कलेक्ट करके लाके मुझे दे दे पैसा। ठीक है, सेम एज अ पेई काम करता है वो, जैसे पेई होता है वैसे इंडोर्समेंट, तो हम लोग उसे पेई कंसिडर करते हैं। तो हमने पेई को मान लीजिए बिल अपना दे दिया इंडोर्समेंट करने के लिए। ठीक है, तो जब इंडोर्समेंट करने के लिए पेई को बिल देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंडोर्स जिसको किया है उस पर्सन को बोलते हैं इंडोर्सी। ठीक है, तो इंडोर्सी अकाउंट डेबिट हो जाता है, मतलब इंडोर्सी को मैंने दे दिया अपना बिल, भाई तू पैसा कलेक्ट कर टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। ये हो गई एक एंट्री। अब गाइस फिर से वही बात आ गई, मैंने बिल कलेक्ट करने के लिए मैं बैंक को दूं, मैं इंडोर्सी को दूं, मैं किसी को भी दूं, ड्रॉई को क्या मतलब है, ड्रॉई को कोई मतलब नहीं। तो यहाँ पर ड्रॉई के पास इस चीज के लिए वापस से कोई एंट्री नहीं होगी, क्योंकि ड्रॉई जो है वो तब इंटरफेयर करता है जब उसको सिर्फ ड्यू डेट पे बिल उसके पास आया। तो ऑनर हो गया बिल, समझो बिल ऑनर्ड हो गया, मतलब बिल का पैसा रिसीव हो गया। अब बिल का पैसा रिसीव हुआ तो ऐसे में क्या होगा, बिल का पैसा जब रिसीव हुआ तो क्या होगा, यहाँ पर तो ड्रॉअर के बुक में एंट्री आएगी कि ड्रॉअर को पैसा मिल गया। कैसे मिलेगा ड्रॉअर को पैसा, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, लेकिन उसके पास पैसा किससे आ रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है इंडोर्सी से। ठीक है, उसके पास पैसा किससे आ रहा है, इंडोर्सी से आ रहा है, राइट। इंडोर्सी से पैसा आ रहा है तो यहाँ पे इंडोर्सी का नाम आ गया। और इसके पास इनके पास से पैसा जा रहा है, इनके पास से पैसा जा रहा है, लेकिन इनके पास से पैसा जा रहा है किधर से, बिल्स पेबल से जा रहा है। इन्होंने तो बिल्स पेबल में ही अभी तक रखा है अपना अमाउंट, इनको इंडोर्सी बैंक को कलेक्शन किसी से भी कोई लेना देना नहीं है, राइट। बिल इंडोर्स जब हुआ तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, ये इनका ऑनर की एंट्री हो जाती है, ड्रॉवी की। अब वैसे ही हो गया डिसऑनर, पैसा क्या इंडोर्सी को अकाउंट में मैंने डाल दिया कि इंडोर्सी पैसा कलेक्ट करेगा, और बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। अब बिल डिसऑनर हो गया तो क्या हो गया, इंडोर्सी अकाउंट पहले डेबिट था, वापस से इंडोर्सी अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन हमारे पास से क्या क्या होगा, तो हमारे पास से चले जाएगा फिर ड्रॉई का नाम आ जाएगा, ड्रॉईज अकाउंट डेबिट, वापस से ड्रॉई के अकाउंट में यानी डेटर्स के अकाउंट में चले गया ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंडोर्सी अकाउंट। और अगर इंडोर्सी अकाउंट और अगर नोटिंग चार्जेस पे किया गया तो नोटिंग चार्जेस यहाँ पे आ जाता है टू कैश बैंक अकाउंट। तो इस तरह से ये एंट्री हो गई डिसऑनर की। डिसऑनर की एंट्री मोस्ट ऑफ द टाइम आप देखेंगे सेम ही रहता है, सिर्फ यहाँ पर चेंजेस होते हैं। और यहाँ पर तो आप देखिए ऑनर की और डिसऑनर की दोनों एंट्री अगर आप इन द बुक्स ऑफ ड्रॉई देखेंगे तो ड्रॉई के बुक में एंट्रीज बहुत कम होती है, और अगर ड्रॉई के बुक में ऑनर हुआ बिल तो ये एंट्री है, और डिसऑनर हुआ तो भी बिल सेम एंट्री हमेशा सेम रहती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। ठीक है, हाँ बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट हो गया, साथ में नोटिंग चार्जेस आ जाते हैं यहाँ पर, नोटिंग चार्जेस अकाउंट, यानी उन्होंने नोटिंग चार्जेस अगर पे किए तो अगर कोई नोटिंग चार्जेस हमें लगे हैं तो टू ड्रॉवर्स अकाउंट। ठीक है, यानी कि ड्रॉअर के अकाउंट में। तो ये एंट्री फिक्स है इनकी, और ये एंट्री भी ऑनर की। तो आप ध्यान देंगे ड्रॉई के बुक में अगर एंट्री आती है तो ड्रॉई के बुक में जर्नल एंट्रीज करनी बहुत कम पड़ती है, अपने को ज्यादा इंटरनल एंट्रीज नहीं करनी पड़ती है, और एंट्रीज करनी भी पड़ती है तो वो एंट्रीज सेम है, आप ध्यान दे सकते हैं यहाँ पे। मोस्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन का पूरा इफेक्ट ड्रॉअर के बुक में होता है, और चांसेस भी ये है कि ड्रॉअर्स के बुक की एंट्रीज आएगी, तो आपको सारी एंट्री पता होनी चाहिए। यहाँ तक तो एक पार्ट हो गया कि अगर बिल इंडोर्स किया गया तो इंडोर्स हुआ तो बिल। अब वही चीज हो सकती है कि बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन। अब डिस्काउंटेड बिल और बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन दोनों चीजों में फर्क है। फर्क क्या है मैंने आपको बताया था, हम लोग जब डेफिनेशन पढ़ रहे थे तो हम लोग किसी एक अदर पर्सन को भेज सकते, तो वो अदर पर्सन से इंडोर्सी गया, और एल्स बैंक को भी कलेक्शन के लिए हम लोग भेज सकते हैं, तो बैंक उसके लिए भी चार्जेस लेता है। ठीक है, बैंक उसके लिए चार्जेस लेता है, बट बैंक को अगर हम लोग भेजते हैं तो बैंक एक ऑथोराइज पर्सन है जिसको हम लोगों ने भेज दिया पैसे लेने के लिए, तो हमें एकदम मतलब सिक्योरिटी है कि बैंक से जो भी पैसा कलेक्ट होगा तो वो पैसा बैंक के पास सेफ रहेगा। अगर मैं किसी पर्सन को भेजता हूँ ज्यादा अमाउंट कलेक्ट करना है, वो पर्सन पैसा लेके भाग भी सकता है। ठीक है, तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन जब हो गया तो जैसे हमने देखा था बैंक डिस्काउंटेड भी कराया था तो बैंक अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल था, पैसा मिल गया था, और इंडोर्स भी किया तो इंडोर्सी अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल।
बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन किया तो वो भी यही होगा। तो ये सारी एंट्रीज एक दूसरे से जुड़ी हुई है। बिल सेंड टू कलेक्शन अकाउंट, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट, डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, ये एंट्री हो जाएगी इसकी, ठीक है। और फिर से हम लोग देखेंगे ड्रॉई के बुक में, तो ड्रॉई को फर्क नहीं पड़ता, आप बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन करो, आप कुछ भी करो, ड्रॉई के बुक में एंट्री नहीं होगी। ड्रॉई के बुक में या तो ऑनर और डिसऑनर की एंट्री होगी। अगर बिल ऑनर होता है तो वापस से ड्रॉई के बुक में एंट्री यही होगी, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, जो यहाँ पे दिख रहा है, टू कैश बैंक की जगह पे यहाँ पे टू बैंक अकाउंट ही होगा, क्योंकि बैंक को कलेक्शन के लिए भेजा गया है। तो ड्रॉई ने क्या किया, बिल को पेमेंट किया, तो बिल की एंट्री यही होगी। और अगर ऑनर्ड हुआ तो हमें क्या मिलेगा, हमें पैसा मिलेगा। तो इस बार हमारे पास एंट्री चेंज खाली होती है हर बार, मतलब ड्रॉअर के बुक में एंट्री हमेशा चेंज होती है। आपको ध्यान देना है, आप जिसके बुक में एंट्री कर रहे हो तो आपको यही सोचना है कि वो मेरी बुक है, तो वो सोचकर आप एंट्री करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जैसे मुझे पैसा रिसीव हुआ, और मुझे कहाँ से पैसा रिसीव हुआ, तो बिल सेंड फॉर कलेक्शन से रिसीव हुआ, मतलब बैंक के पास से रिसीव हुआ, ठीक है। इस तरह से ये मेरा एंट्री हो गया। अगर डिसऑनर होता है तो डिसऑनर में सेम एंट्री वापस से, ये जो एंट्री है यहाँ पर सेम एंट्री यहाँ पर आ जाएगी डिसऑनर की, ठीक है। लेकिन यहाँ पर डिसऑनर की एंट्री फिर से चेंज हो जाती है, क्योंकि बिल दिया है सेंड फॉर कलेक्शन टू बैंक ना, तो बैंक को कलेक्शन के लिए, तो बैंक ऑफ कलेक्शन जो है वो क्रेडिट साइड में आना ही चाहिए, क्रेडिट साइड में आना चाहिए। तो यहाँ पर ड्रॉई अकाउंट ही हमेशा डेबिट होता है वापस से। जब भी अकाउंट डिसऑनर होगा बिल, तो ड्रॉई अकाउंट डेबिट होगा टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन, टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन एंड टू कैश बैंक अकाउंट आ जाता है फॉर नोटिंग चार्जेस, ठीक है। सो इस तरह से बिल सेंड फॉर कलेक्शन और डिसऑनर की एंट्री सेम रहेगी हमेशा ड्रॉई के बुक में, बिल्स पेबल अकाउंट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट, उस तरह की एंट्री यहाँ पर रहेगी डिसऑनर की। और ऑनर की एंट्रीज में ड्रॉई साइड में कोई भी चेंजेस नहीं हुए, चाहे बिल कैसे भी आप भेजो, यहाँ पर एवरी टाइम चेंजेस होंगे। अगर आप बिल इंडोर्स कर रहे तो भी चेंजेस होंगे, अगर आप बिल डिस्काउंटेड कर रहे तो भी चेंजेस होंगे। ये सारी एंट्रीज बिल बनने के बाद की है। बिल ड्रॉन एंड बिल एक्सेप्टेड की एंट्री आप जब कर देते हो, जो पहली दो एंट्री थी गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड की एंट्री के बाद अगर आप बिल डिस्काउंटेड कराते हो तो वो एंट्री जो हमने पहले देखी बिल इंडोर्स कराते हो तो ये एंट्री है। बिल सेंड टू कलेक्शन अगर कराते हो तो ये एंट्रीज है, ठीक है। अब देखते हैं आगे कुछ और इंपॉर्टेंट एंट्रीज जिसमें कुछ छोटे छोटे चेंजेस है, वो हम लोग देखते हैं, ठीक है। सो गाइस अब हम लोग देखते हैं रिटायरमेंट ऑफ बिल। दो चीजें यहाँ पर, एक रिटायरमेंट है, एक रिन्यूअल है। वेरी फर्स्ट थिंग, रिटायरमेंट क्या होता है, तो रिटायरमेंट यहाँ पर मैं बता दूं, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में रिटायरमेंट का मतलब होता है बिल ड्यू होने के पहले ही उसका पेमेंट कर देना, ठीक है। अब बिल ड्यू होने के पहले ही पेमेंट मैं क्यों करूँ, 90,000 का मेरा बिल है और 90,000 का बिल मुझे 90,000 ही देना है, तो 9 महीने बाद दूं तो भी 90,000 देना है, मैं पहले क्यों दूं। ऐसे नहीं होता। रिटायरमेंट जब भी होगा तो क्या होगा, कुछ तो डिस्काउंट मिलेगा, ठीक है। डिस्काउंट मिलेगा तो ही मैं टाइम के पहले पेमेंट दूंगा। सो ऑब्वियसली रिटायरमेंट जब भी होता है बिल का मतलब कि टाइम के पहले बिल का पेमेंट होता है तो डिस्काउंट मिलता है। तो हमें जितना भी, जैसे मैं एंट्री कर रहा हूँ मान लो ड्रॉअर के बुक में, तो हमें जितना भी पेमेंट मिला दैट इज कैश बैंक अकाउंट, और जितना हमने डिस्काउंट दिया उसे रिबेट भी कह सकते हैं, रिबेट अकाउंट, या फिर उसे डिस्काउंट भी कहा जाता है, ठीक है। सो डिस्काउंट अकाउंट डेबिट मतलब, और टू बिल्स रिसीवेबल हो गया, यानी जितना पैसा आना था वो पूरा नहीं आया, उसमें से मुझे कुछ अमाउंट आया है, ठीक है। तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो गया, रिबेट अकाउंट, डिस्काउंट अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, इस तरह से मेरी एंट्री हो गई। तो मुझे क्या हो गया, मुझे पैसा कम मिलेगा, बचा हुआ अमाउंट जो है वो बिल्स रिसीवेबल में चले जाएगा, मतलब रिबेट में चले जाएगा। सेम इसी के जैसे इस एंट्री को देख रहे हैं वैसे ही यहाँ पर ये एंट्री हो जाएगी कि अगर मैं टाइम के पहले एज अ ड्रॉवर जो है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट हो गया कि उसने पेमेंट किया लेकिन उसने पूरा पेमेंट नहीं किया, उसको डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना डिस्काउंट मिल रहा है वो हम लोग देखेंगे। सो टू रिबेट अकाउंट यहां पर आ जाएगा। वेरी इजी कि जितना पैसा आया वो कैश बैंक अकाउंट में, बचा हुआ पैसा जो है वो रिबेट अकाउंट में, और बिल्स रिसीवेबल मतलब पूरा बिल अमाउंट। अब रिन्यूअल क्या होता है, ये तो रिटायरमेंट अगर बिल आया तो आपकी एक एंट्री है, ठीक है। अब रिन्यूअल क्या होता है, तो रिन्यूअल का मतलब होता है, अगेन जैसे रिटायरमेंट था तो टाइम के पहले पेमेंट हो गया, रिन्यूअल का मतलब होता है टाइम के पहले, ड्यू डेट के पहले ही पार्टी सामने से बोल देती है कि मैं बिल का पेमेंट ड्यू डेट पे नहीं कर पाऊंगा, तो आप एक काम करो, 50,000 का बिल है, मैं पूरा बिल तो नहीं लेकिन जितना हो सकता है उतना पेमेंट कर देता हूँ, और एल्स पूरा बिल ही आप वापस से मुझे दूसरा एक बिल बना के दे दो थोड़े दिन आगे की डेट डाल के, तो मैं वो आपको वो डेट पे पेमेंट कर दूंगा। तो यहाँ पर आता है रिन्यूअल ऑफ बिल।
तो रिन्यूअल ऑफ बिल कभी भी अगर एंट्री आती है, आपको एंट्री जाती है कि रिन्यूअल हो गया बिल, तो रिन्यू बिल में आपको सबसे पहले कैंसिल करना होता है ओल्ड बिल। जो पहले से बना हुआ बिल है उसको पहले कैंसिल करना है, ठीक है। तो पहले आपको कैंसिलेशन की एंट्री करनी होगी, ठीक है। कैंसिलेशन की एंट्री क्या होगी, तो यहां पर आएगा कैंसिलेशन ऑफ बिल। अब कैंसिलेशन जब हो रहा है बिल का, तो बिल्स रिसीवेबल ऑलरेडी यहां पर था क्रेडिट साइड में, मतलब पैसा उससे रिसीव होना बाकी था, तो यहां पर हो जाएगा ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट। अब ये क्वेश्चन आना चाहिए हमेशा आपके दिमाग में कि क्यों वो कैंसिलेशन करा रहा है, वो तो वैसे भी डिजॉनर होता ही था, जब डिजॉनर कर रहा था बिल तो डिजॉनर हो जाता। कैंसिलेशन का रीजन ये हो जाता है कि टाइम के पहले मैं खुद सामने से बता दूंगा तो मैं नोटिंग चार्जेस से बच जाऊंगा। नोटिंग चार्जेस जो है वो ड्रॉई को पेबल होता है, अगर ड्रॉई के ही अकाउंट में हम लोग बाद में उसको फ्रेम करते हैं। जब भी हमने अब तक देखा तो ड्रॉवर जो पे कर रहा है नोटिंग चार्जेस, तो वापस से जब न्यू बिल बनाएगा तो नोटिंग चार्जेस के साथ ही वो बिल बनाएगा, ठीक है। मतलब नोटिंग चार्जेस जो है वो ड्रॉई को पेबल है। तो ड्रॉई अगर टाइम के पहले ही ये बता दे कि हाँ मैं पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मेरा बिल मतलब न्यू बिल क्रिएट कर दीजिए कैंसिल करके ओल्ड बिल, तो कैंसिलेशन में वो क्या हो गया, कैंसिलेशन चार्जेस नोटिंग चार्जेस जो है वो बच जाते हैं। यहाँ पर ये एंट्री आ गई, यहाँ पर हो जाता है बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉवर अकाउंट हो गया, यहाँ पे ड्रॉई अकाउंट, ये हो गया कैंसिलेशन ऑफ बिल, जो डिजॉनर बिल की एंट्री है एक हिसाब से, लेकिन इसमें क्या है, इसमें नोटिंग चार्जेस नहीं है क्योंकि कैंसिलेशन किया गया। अब कैंसिलेशन में दो कंडीशंस हो सकती है, एक ये कि पार्ट पेमेंट करे, कुछ तो पार्ट पेमेंट करे, क्लाइंट जो है ड्रॉई जो है वो कुछ अमाउंट पार्ट पेमेंट करेगा, ठीक है। और एक एंट्री इस तरह से भी हो सकती है कि जो है पार्ट पेमेंट करने के बाद जो अमाउंट बच रहा है उस अमाउंट का भी एक इंटरेस्ट भी मैं इतने टाइम के लिए आपको देने के लिए तैयार हूँ। तो पहले हम लोग इंटरेस्ट की एंट्री कभी भी लेते हैं और इंटरेस्ट का अमाउंट जो है वो पार्ट पेमेंट के साथ कैश में कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इंटरेस्ट रिसीव करना है, तो इंटरेस्ट रिसीव करने के लिए यहाँ पर इंटरेस्ट ड्यू होगा। इंटरेस्ट ड्यू किस पे होगा, बैलेंस अमाउंट पे, जो बैलेंस अमाउंट है उस पे इंटरेस्ट ड्यू होगा। अब इंटरेस्ट ड्यू होगा तो क्या एंट्री आएगी, तो इंटरेस्ट ड्यू होने पे एंट्री आएगी कि इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, क्योंकि इंटरेस्ट पे कौन कर रहा है, ड्रॉई पे कर रहा है। ड्रॉई अकाउंट मतलब इंटरेस्ट जो है ड्रॉई के अकाउंट में इंटरेस्ट डेबिट में आएगा, हमारे अकाउंट में क्रेडिट आएगा। सो ड्रॉई अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है, ये हो गया एंट्री। और यहां पर आएगी इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवर्स अकाउंट, इस तरह से इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री हमने ले ली टू ड्रॉवर अकाउंट। एक्चुअली इसके लिए इंटरेस्ट जो है वो एक्सपेंस है, तो इसके डेबिट में आई, हमारे लिए इंटरेस्ट जो है वो इनकम है, क्योंकि हमारा जो अमाउंट बाकी था उस पर इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है। तो इंटरेस्ट रिसीव्ड है, ये इंटरेस्ट पेड है, ड्रॉई के लिए पेड है, इसलिए डेबिट में एक्सपेंस आ गई। हमारे लिए इनकम है इसलिए हमारे क्रेडिट साइड में आ गई, ठीक है। सो ड्रॉवर अकाउंट ये आ गया। इसके बाद इंटरेस्ट के बाद क्या होता है, पार्ट पेमेंट रिसीव होता है। अमाउंट जो है वो हमें सम में बताया होता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग काम करते हैं। अब पार्ट पेमेंट जब हमें रिसीव होगा, ठीक है, तो वो इंटरेस्ट के साथ ही हम लोग मोस्टली कलेक्ट करते हैं, सम में कभी कभी नहीं इंटरेस्ट के साथ कलेक्ट किया तो इंटरेस्ट अमाउंट जो है वो न्यू बिल जो बनेगा ना, पार्ट पेमेंट के बाद जो अमाउंट बचा उसके साथ जो न्यू बिल बनेगा उसमें इंटरेस्ट अमाउंट कैलकुलेट हम लोग ऐड कर देंगे। बट मोस्ट ऑफ द टाइम पार्ट पेमेंट के साथ ही हो जाता है। तो पार्ट पेमेंट हमें रिसीव हो रहा है तो क्या होगा, हमें पैसा रिसीव हो रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो पैसा आ रहा है तो क्या हो जाएगा, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू ड्रॉवी अकाउंट। ड्रॉवी से क्या हो गया, हमने पार्ट पेमेंट रिसीव कर दिया, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर इसका उल्टा यहाँ पर आ जाएगा, ड्रॉवर को इसने पार्ट पेमेंट कर दिया ड्रॉवी ने, ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट टू इसके पास से कैश बैंक जा रहा है, सो कैश बैंक अकाउंट। ये एंट्री हो गई। अब फाइनल एंट्री आ जाती है जब हम लोग एक न्यू बिल बना देते। अब न्यू बिल बनाने की एंट्री जो हम लोग हमेशा शुरू में जो करते नहीं है वही एंट्री यहाँ पर आएगी कि न्यू बिल। और न्यू बिल किस चीज का बनेगा, किस अमाउंट का बनेगा, पार्ट पेमेंट रिसीव होने के बाद, मतलब 50,000 का बिल का 25,000 पार्ट पेमेंट रिसीव हो गया तो 25,000 अभी भी आना बाकी, उसका न्यू बिल बनाना है। इंटरेस्ट अगर पार्ट पेमेंट के साथ पेड नहीं किया ड्रॉई ने तो इंटरेस्ट भी ऐड हो जाएगा उस न्यू बिल के अंदर, ठीक है। और न्यू बिल की एंट्री क्या है, तो न्यू बिल की एंट्री एग्जैक्टली ये कैंसिलेशन की उल्टी एंट्री होती है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट, ठीक है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉई अकाउंट। और यही सेम ऐसी एंट्री इसकी उल्टी एंट्री यानी इसकी रिवर्स एंट्री, यानी ड्रॉई यहाँ पर तो यहाँ पर ड्रॉवर्स अकाउंट डेबिट
टू बिल्स पेबल अकाउंट। ठीक है, सो इस तरह से ये एंट्री हमारी वहां पर बिल्स पेबल अकाउंट आ गया। ठीक है, तो ये न्यू बिल क्रिएट होना है। तो जब भी रिन्यूअल ऑफ बिल वर्ड यूज हुआ तो आपको पहले कैंसिल करना है, फिर इंटरेस्ट ड्यू का अगर इन्फॉर्मेशन दिए तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, पार्ट पेमेंट रिसीव करना है, उसके बाद न्यू बिल करना है। सो गाइस हमने किस तरह से देखा उसको मैं वापस से एक बार रिवाइज करो, ध्यान देना आप लोग। सबसे पहले गुड्स सोल्ड हुए इन क्रेडिट, क्रेडिट में गुड्स सोल्ड होने के बाद क्या हो गया, बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्ट हुआ, तो एक एंट्री आ गई। ये दो एंट्री कॉमनली एवरी ट्रांजेक्शन एवरी सम में हमें देखनी है। उसके बाद हो सकता है बिल डिस्काउंटेड हो तो क्या एंट्रीज करनी है वो हमने देखा। हो सकता है कि बिल इंडोर्स किया हो तो क्या एंट्री करनी है वो हमने देखा। हो सकता है कि उस बिल को बैंक फॉर कलेक्शन में भेजा हो तो उसकी एंट्री क्या होगी वो हमने देखा। उसके बाद हमने देखा कि रिटायरमेंट भी तो हो सकता है। हमने अभी तक सारी चीजों में देखा कि थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व किया था वो तीनों चीजों में, डिस्काउंटेड और सब में। इसके बाद रिटायरमेंट है कि रिटायरमेंट मतलब टाइम के पहले भी पेमेंट कर दिया। अब टाइम के पहले पेमेंट भी कर सकता है और टाइम के पहले या तो पहले कैंसिल भी करवा सकता है, तो कैंसिलेशन की ये सारी एंट्रीज हो गई। इतनी एंट्रीज के अलावा कोई भी आउटसाइडर एंट्रीज जनरल एंट्रीज नहीं होती है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में। और ये सारी एंट्रीज सिर्फ आप लॉजिकली देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगी। आप इसको रट्टा मार के याद करोगे तो थोड़ा आपको डिफिकल्टी होगी। उससे अच्छा है कि आप उसको लॉजिकली देखिए, कि आप देखोगे आपको समझ में आएगा कि बिल्स जब जनरेट हो रहा है तो बिल्स रिसीवेबल डेबिट आ जा रहा है ना, तो वही बिल जब जब भी वो किसी को इंडोर्स करने दो, किसी को पेड करने दो, कुछ भी होने दो, वो बिल रिसीवेबल क्या होगा, क्रेडिट होगा। ठीक है, सो इस तरह से सारी एंट्रीज जनरल एंट्रीज हमने कंप्लीट कर दी। ठीक है, सो गाइज अब सिर्फ एक इंपॉर्टेंट पार्ट जो इसमें बच गया वो हम लोग ले लेते हैं, वो है इंसॉल्वेंसी। ये एक पार्ट को हम कभी भी अकाउंटिंग पार्ट से अलग नहीं कर सकते। हमने सारी चीजें देख ली, सारी कंडीशंस देख ली कि हाँ ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो ये कंडीशंस भी देखनी इसलिए जरूरी हो जाती है कि इंसॉल्वेंसी भी हो सकती है। ठीक है, इंसॉल्वेंसी कभी भी किसी की भी कहीं भी हो सकती है कि हाँ भाई मेरे एसेट्स जो है वो कम पड़ गए, लायबिलिटीज। इंसॉल्वेंसी के बारे में हमने इन डिटेल पढ़ा ही था पार्टनरशिप डिसॉल्यूशन में। ठीक है, तो इंसॉल्वेंसी हो रही है पार्टनर की, तो इंसॉल्वेंसी में कितने ट्रांजेक्शन एंट्रीज होते हैं। सो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट वी हैव टू डू, इंसॉल्वेंसी जब भी हुई तो सबसे पहले होगा बिल डिसऑनर। जैसे कैंसलेशन रिन्यूअल हुआ तो कैंसलेशन हुआ था ना, वैसे इंसॉल्वेंसी हुई तो सबसे पहले डिसऑनर होगा, डिसऑनर की एंट्री आ जाएगी। अब आप पूछोगे डिसऑनर की एंट्री कौन सी करनी है, तो डिसऑनर की एंट्री आप देखोगे इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी हमेशा सेम है, तो वही एंट्री करनी है जो इन द बुक्स ऑफ ड्रॉवी, तो जो हमेशा है वही आपको एंट्री करनी है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर अकाउंट। ठीक है, डिसऑनर की एंट्री यही है। और एल्स अगर नोटिंग चार्जेस भी है तो बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रॉअर्स अकाउंट। पर नोटिंग चार्जेस नहीं होंगे मोस्ट ऑफ द टाइम जब इंसॉल्वेंसी हो रही है, तो बिल्स पेबल टू ड्रॉवी। और यहाँ पर डिसऑनर हो रहा है तो ड्रॉई के बुक में क्या आएगा, तो वो भी सिंपल एंट्री ड्रॉई अकाउंट टू बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जो कैंसिलेशन की एंट्री है वो आएगी। बट यहाँ पर बिल्स रिसीवेबल के जगह पे चेंजेस होते हैं। अगर वो बिल डिस्काउंटेड है और इंसॉल्वेंसी हुई तो बैंक आएगा, बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन है तो बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन होगा। तो वो सारी एंट्रीज हमने देखी है, डिसऑनर की कौन सी एंट्री आएगी, मतलब बिल कौन सा है, डिस्काउंटेड बिल है तो डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर की एंट्री आएगी, बिल इंडोर्स किया हुआ तो इंडोर्स बिल डिसऑनर की एंट्री यहाँ पे आ जाएगी। और उसके बाद उसका पैसा कैसे रिकवर हो रहा है, तो हो सकता है कि उसके जो भी बिल आना बाकी 10,000 रुपए, उसमें से कुछ अमाउंट हमें रिसीव हुआ और कुछ डूब गया, तो उसकी एंट्री किस तरह से होती है वो हमें देखना है। तो वो इससे कहते हैं फाइनल सेटलमेंट वर्ड यूज करते हैं उसके लिए अकाउंटिंग में। सो फाइनल सेटलमेंट जब होगा तो हमें कुछ ना कुछ अमाउंट रिसीव होगा। अब हमें जो भी अमाउंट रिसीव होता है वो तो डेबिट वर्ड कम्स इन, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट हो गया। इसके बाद क्या है, हमारा पैसा डूब गया तो हमारे लिए जब डेटर्स से पैसा डूबता है तो हम लोग क्या वर्ड यूज करते हैं, बेड डेब्ट्स अकाउंट। सो बेड डेब्ट्स अकाउंट आ गया डेबिट में, और टू बिल्स ड्रॉअर का नाम, ड्रॉई का नाम आ जाता है यहाँ पर, टू ड्रॉई अकाउंट। ठीक है, मतलब ड्रॉई से 10,000 रुपए लेने बाकी थे, 5,000 मुझे मिले, 5,000 मेरे बेड डेब्ट्स हो गए। इसी की उल्टी एंट्री रिवर्स यहाँ पे आ जाती है, ड्रॉई अकाउंट यहाँ पर डेबिट क्रेडिट में है तो यहाँ पर ड्रॉअर अकाउंट डेबिट में आ जाएगा। ड्रॉअर अकाउंट डेबिट हो गया, कैश बैंक की जगह पे यहाँ पर कैश बैंक ही होगा क्योंकि उसने पैसा दिया है जितना वो दे सकता था। ठीक है, और बचा हुआ अमाउंट जो होता है वो डेफिशिएंसी है। डेफिशिएंसी वर्ड से तो आप फेमिलियर है ही, डेफिशिएंसी वर्ड जो है वो इंसॉल्वेंसी होने के बाद पार्टनर्स नहीं दे पाता, उसे डेफिशिएंसी कहते हैं। सो दैट इज द एंड ऑफ दिस जर्नल एंट्री सेशन, राइट। जर्नल एंट्रीज कंप्लीट हो चुके हैं यहाँ पर। अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ और शॉर्ट टर्म्स बचे हैं वो। ठीक है, सो लास्टली वी आर लुकिंग फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज, टाइप्स ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज। सो वेरी फर्स्ट थिंग इज उसमें अंदर है वो है इनलैंड बिल। ठीक है, इनलैंड
अब इनलैंड का मतलब होता है कि विद इन द टेरिटरी ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो वो बिल जो कि सिर्फ इसी मतलब सेम कंट्री के बायर ने सेम कंट्री के सेलर के लिए, सेम कंट्री के ड्रॉअर ने सेम कंट्री के ड्रॉई के लिए बनाया है, दैट इज इनलैंड बिल। और अगर उस ऐसे ही अगर कोई भी ड्रॉअर या ड्रॉई उसमें से कोई भी एक पर्सन अगर आउट ऑफ द कंट्री है, सो दैट बिल इज नोन एज फॉरेन बिल, राइट, फॉरेन बिल। उसके बाद आता है फॉरेन बिल, आपको समझ में आ गया। उसके बाद आता है ट्रेड बिल। ट्रेड बिल ऐसा बिल होता है जिसके अंदर ट्रेडिंग हुई है, मतलब गुड्स एंड सर्विसेज का अगर ट्रांजेक्शन हुआ है और बिल रेज हुआ है तो दैट इज ट्रेड बिल, ओके। इसके बाद कुछ बिल आते हैं, दैट इज आफ्टर डेट बिल। सो आफ्टर डेट बिल का मतलब होता है कि वो बिल जिसमें कि डेट मेंशन है, मतलब डेज पीरियड मेंशन है, आफ्टर डेट बिल उन्हें कहते हैं। सो इस तरह से बिल्स ऑफ एक्सचेंज के कुछ अलग अलग डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वो मैंने आपको यहाँ पे बताया। इससे ज्यादा इन डिटेल आपको इस इन्फॉर्मेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बिल्स ऑफ एक्सचेंज जो है उसके आपके अकाउंटिंग पार्ट के लिए यूजफुल नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से हमने ये चैप्टर आप इन डिटेल देखा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में शेयर करें। और इन डिटेल और अधिक जानकारी जानने के लिए इस चैप्टर से रिलेटेड या फिर कोई भी सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिजिटल एरा ऐप, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी गई है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।